से आ रही थी, जिससे बोलने वाले की जगह का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो गया। जी बड़ी बड़ी मौसी म्यू बिंगकिंग यूशी के साथ चली गईं, उनका चेहरा सम्मान से भरा था। गुश उनके लिए आप कौन हैं? थकी हुई आवाज ने फिर पूछा। एक शिक्षक और एक दोस्त दोनों, झाओ फांग ने उत्तर दिया। यह सुनकर आवाज कुछ देर के लिए चुप रही और फिर धीरे से पूछा, वह कैसा है? झाओ फेंग को पता था कि पैवेलियन मास्टर ठीक है या नहीं, इसलिए उसने गुशुन के साथ अपनी बातचीत के सीन बताए। ये पिछले साल उसके लिए सच में बहुत मुश्किल रहे हैं, थकी हुई आवाज ने फिर धीरे से कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, झाओ फेंग के सामने एक चमक सी आ गई। रोशनी 40 साल की एक महिला में बदल गई, जिसके बाल सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं। भले ही वह बूढ़ी दिखती है, लेकिन उसके चेहरे की बनावट से लगता है कि वह जवानी में बहुत खूबसूरत थी। उस औरत की भौहों के बीच 8 पत्ते थे और उनसे निकलने वाली रोशनी 5वें एल्डर की रोशनी से भी ज्यादा गहरी और तेज थी, जिसे झाओ फेंग ने पहले देखा था। लेकिन उसकी आंखें बहुत धुंधली थीं, जिससे उतार चढ़ाव का एहसास हो रहा था। ऐसा लगता है कि समय की लंबी नदी में मैंने दुनिया में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी खुशियां और दुख देखे हैं, इतना कि उस उतार चढ़ाव में एक हल्की सी उदासी अभी भी बनी हुई है। जूनियर झाओ फेंग सीनियर सेनबोनजाकुरा को नमस्ते करते हैं। झाओ फेंग ने जल्दी से झुककर उन्हें सलाम किया। सेनबोनजाकुरा, महिला ने कुछ खूबसूरत यादें याद करते हुए धीरे से कहा। उसके होठों पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। वह असल में सिर्फ मेरा नाम याद रखना चाहता है। महिला ने झाओ फेंग की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा, बुरा नहीं है। उसकी बातें बहुत साफ नहीं थीं। झाओ फेंग को भी नहीं पता था कि बुरा नहीं से उसका क्या मतलब है। मैंने बिंगकिंग से सुना कि उसने यह ब्रेसलेट अचानक देखा। ऐसा लगता है कि यह स्वर्ग का तरीका है कि वह मुझे यह रिश्ता खत्म करने के लिए यहाँ भेजे, इसीलिए उसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। झाओ फेंग चुप रहा और ध्यान से सुनता रहा। मैं पहले से ही उसकी भावनाएं जानता हूँ। आपने मैसेज देने के लिए जो मेहरबानी की, उसे मैं याद रखूंगा, चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज पूछिए और मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही महिला ने बोलना खत्म किया, काटना। खिलाड़ी झाओ फैन को टूटे हुए शीशे के बाद फिर से मिलना, क्वेस्ट पूरा करने के लिए बधाई। रिवॉर्ड मिले 9 सन्स बर्निंग हेवन टेक्निक के पहले 3 लेवल बर्निंग सन स्पिरिट फ्रूट। झाओ फेंग ने आंखें सिकोड़कर उस औरत को देखा। इस जूनियर को सच में आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। मुझे हैरानी है कि क्या आप सीनियर यह फैसला ले सकती हैं? कृपया बेझिझक बोलें। तुम गोल्डन डिवाइन बुल को मारना चाहते हो? झाओ फेंग की रिक्वेस्ट सुनकर औरत का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। उसने एक पल सोचा, फिर धीरे से पूछा, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? 30%। लेकिन वुड क्लैन के बड़ों की मदद से 50-60% हो सकता है। ओह! औरत की आंखें थोड़ी चमक उठीं। क्या तुम्हें पक्का पता है? दुश्मन एक दिव्य जानवर है, बहुत ताकतवर। उससे निपटने के लिए हमारे कबीले ने एक 9 पत्तों वाला पूर्वज और दर्जनों 18 पत्तों वाले एक्सपर्ट खो दिए। सीनियर, आप इस आइटम के बारे में क्या सोचते हैं? झाओ फेंग ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि लापरवाही से हाथ हिलाया और अचानक गुफा में एक हरे बालों वाला ज़ॉम्बी दिखाई दिया। जैसे ही हरे बालों वाला ज़ॉम्बी दिखाई दिया, गुफा में एक ठंडी और डरावनी आभा भर गई। हरे बालों वाले ज़ॉम्बी को देखकर उस औरत की आंखों में भी हल्की सी चमक आ गई। एक 2 स्टार मार्शल संत का ज़ॉम्बी? उसने खुद से कहा। मेरे पास इस लेवल के लगभग 1000 ज़ॉम्बी हैं। यह सुनकर महिला के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उसकी आवाज कुछ तीखी हो गई। 1000 सिर? झाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अपने असली इरादे बताने का कारण यह था कि वह अपने सामने मौजूद महिला का इस्तेमाल करके घमंडी मु कबीले को डराना चाहता था और उन्हें याद दिलाना चाहता था कि वह मरने नहीं जा रहा है, बल्कि इसके लिए तैयार है। हमें कोई भी फैसला लेने से पहले वुड क्लैन को हमें गंभीरता से लेने के लिए मनाना होगा। महिला ने झाओ फेंग को गहरी नजर से देखा, लेकिन उससे यह नहीं पूछा कि उसने यह कैसे किया। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं और एक पल बाद धीरे से कहा, मैं वुड क्लैन की चौथी एल्डर म्यू चुनिंग हूँ। जब मैं ट्रैवल करती थी तो 1000 चेरी ब्लॉसम मेरा निकनेम था। वुड क्लैन की चौथी एल्डर होने के नाते मैं तुम्हारे लिए 5 वुड क्लैन मार्शल सेंट्स और 3000 एलीट वुड क्लैन वॉरियर्स दे सकती हूँ। यह ज्यादा से ज्यादा संख्या है जो मैं अपने अधिकार में तुम्हारे लिए रख सकती हूँ। यह सुनकर झाओ फेंग थोड़ा निराश हुआ। कुछ योद्धा संत उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं हैं। वह असल में पूरे वुड क्लैन को महत्व देता है। अगर तुम चाहते हो कि पूरा वुड क्लैन तुम्हारे पीछे पागल हो जाए तो तुम्हें ग्रैंड एल्डर को मनाना होगा। महान बुजुर्ग। झाओ फेंग ने म्यू बिंगकिंग को यहां आते समय उनका जिक्र करते सुना था। म्यू कबीले के महान बुजुर्ग म्यू चुनिंग के पिता थे। म्यू चुनिंग का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड था। ग्रैंड एल्डर मेरे पिता हैं। कबीले में उनका पूरा अधिकार है। जब तक वे मानेंगे, पूरे म्यू कबीले में कोई भी मना नहीं करेगा। घटनाओं का एक नाटकीय मोड़। झाओ फेंग की आंखें थोड़ी चमक उठीं। अचानक जिस विचार को उसने छोड़ दिया था, उसमें अब उम्मीद की एक किरण दिखी। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके बारे में बता सकता हूं।
वैसे मेरे पिता ऊपर से तो अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब पूरे म्यू कबीले से जुड़े मामलों की बात आती है तो वे बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हैं। तब आपको सावधान रहना होगा, म्यू चुनिंग ने कहा। झाओ फेंग ने कहा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद सीनियर। मैं जरूर इस पर और ध्यान दूंगा। अध्याय 331 महान बुजुर्ग की शर्तें। बस एक चमकती रोशनी के साथ झाओ फेंग ने फिर से अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह मेन हॉल से गायब हो गया था और एक घने जंगल में पहुंच गया था। घने जंगल के सामने एक साधारण सा लकड़ी का छोटा सा घर था। सीनियर म्यू चुनिंग ने कहा कि वह मुझे ग्रैंड एल्डर के पास ले जाएंगी। क्या यह वह जगह हो सकती है? लेकिन यह म्यू कबीले की पवित्र जमीन होनी चाहिए, फिर भी यहाँ एक भी गार्ड नहीं है। कितनी अजीब बात है। झाओ फेंग ने चारों ओर देखा और खुद से बुदबुदाया। लेकिन जैसे ही वह बोल रहा था, उसके सामने का पुराना पेड़ अचानक मुड़ गया। यह सही है, यह घुमावदार है। यह बहुत अजीब है, जैसे कोई इंसान झुककर अपने कूल्हे मोड़ रहा हो। यह क्या बकवास है? झाओ फेंग चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया। अरे नहीं, हमें देख लिया गया है। अचानक झुकते और मुड़ते हुए पुराने पेड़ से एक भारी आवाज आई। इसके तुरंत बाद पेड़ के तने पर एक बूढ़ा चेहरा दिखाई दिया। पेड़ दानव। झाओ फेंग के दिमाग में अचानक एक शब्द कौंधा। हम चौथे भाई, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ठीक से रहो, लेकिन तुम नहीं माने। अब तुमने मेहमानों को डरा दिया है ना? एक और भारी आवाज। झाओ फेंग को हैरानी हुई, एक और पेड़ दानव प्रकट हुआ। चौथे भाई, यह तो ड्रामा है। मेरी राय में हमें इसकी जिंदा खाल उतार लेनी चाहिए, तब यह ठीक हो जाएगा। मैं सहमत हूं। आवाजों और झाओ फेंग की हैरान नजरों के बीच 3, 4, 5, 6 उनके आसपास के पुराने पेड़ तुरंत ट्री स्पिरिट्स में बदल गए, जिनकी संख्या कम से कम कई सौ थी। इन पेड़ दानवों से निकलने वाली आभा एक चोटी के मार्शल सम्राट की थी। उनमें से कुछ तो मार्शल सेंट के दायरे तक भी पहुंच गए हैं। धत तेरे की, यह तो कोई गार्ड नहीं होने का मामला नहीं है। मैं वुड क्लैन की असली पहचान कैसे भूल गया? झाओ फेंग ने कराहते हुए कहा, लेकिन मन ही मन खुश भी हुआ कि उसने वुड क्लैन के बारे में बुरा नहीं कहा, नहीं तो वह अभी पक्का मुश्किल में होता। ठीक है, अब बकवास बंद करो। एल्डर, प्लीज मेहमानों को अंदर आने दो। पेड़ों में से एक दानव, जो साफ तौर पर लीडर था और जिसके पास एक योद्धा संत जैसा ऑरा था, उसने गहरी आवाज में कहा। जैसे ही पेड़ की आत्मा ने बोलना खत्म किया, वहां सन्नाटा छा गया। दोनों तरफ सैकड़ों पेड़ की आत्माएं लाइन में खड़ी हो गईं और झाओ फेंग के आने का बहुत ही पवित्र तरीके से स्वागत किया। झाओ फेंग को कोई अंदाजा नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। जब तक उसे समझ आया कि क्या हुआ है, वह पहले से ही लकड़ी के घर के सामने था। केबिन के पास एक छोटी लकड़ी की टेबल पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी दाढ़ी और बाल सफेद थे। वह बहुत पतला था, लेकिन जोश में था। बूढ़ा आदमी अकेले ही पी रहा था और बहुत खुश लग रहा था। झाओ फेंग को देखते ही बूढ़े आदमी की धुंधली आंखों में एक चमक आ गई और फिर उसने बेपरवाही से कहा, तुम्हें यिंग एर ने भेजा था। झाओ फेंग ने सिर हिलाया और सम्मान से कहा, सीनियर, क्या आप वुड क्लैन के ग्रैंड एल्डर हैं? वह उस बूढ़े आदमी की पहचान को लेकर सच में श्योर नहीं था, क्योंकि बूढ़े आदमी की भौहों के बीच वुड क्लैन का कोई खास पत्ती का निशान नहीं था। एक आम इंसान की तरह उनके अंदर एनर्जी में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। इस व्यक्ति को पहली बार देखकर झाओ फेंग को भी लगा कि कहीं वह गलत जगह तो नहीं आ गया। बूढ़े आदमी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूं, कृपया बैठ जाइए। बुजुर्ग ने अपने पास रखी बांस की कुर्सी की ओर इशारा किया और जैसे ही वह बोला, उसकी आस्तीन के एक झटके से लकड़ी की मेज पर एक और शराब का कटोरा आ गया। बुजुर्ग ने शराब का बर्तन उठाया, कुशलता से उसका ढक्कन खोला और शराब की तेज खुशबू फैली। उसकी खुशबू ऐसी थी जिसे रोका नहीं जा सकता। आओ और चखकर देखो। यह एक फ्रूट वाइन है जिसे मैंने खास तौर पर बनाया है। हालांकि इसकी तुलना पवित्र बंदर वाइन से नहीं की जा सकती, फिर भी यह एक दुर्लभ और बढ़िया वाइन है। फ्रूट वाइन सच में बहुत बढ़िया है। यहाँ तक कि झाओ फेंग, जिसे आमतौर पर शराब पसंद नहीं है, वह भी इसकी खुशबू से ललचा गया और एक बार में 3 बड़े कटोरे पीने को तैयार लग रहा था। झाओ फेंग ने अपना वाइन ग्लास उठाया, लेकिन उसे एक घूंट में पीने के बजाय उसने एक छोटा घूंट लिया। शराब का स्वाद शुरू में थोड़ा कड़वा था, लेकिन जैसे ही यह पेट और आंतों में गई, यह आग में बदल गई, जो सीधे शरीर के अंदर जलने लगी। जलन के कारण झाओ फेंग चीखना चाहता था, लेकिन यह एहसास जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। काटना। आपने 100,000,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। वाह, क्या यह किसी तरह की एक्सपीरियंस वाइन है? क्या इसे पीने से आपके एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ते हैं? झाओ फेंग की आंखें झपक गई, लेकिन उसने एक और छोटा घूंट लिया। काटना। आपने 100,000,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। काटना। आपने 100,000,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। वाइन का कटोरा खत्म करने के बाद उसे लगभग 3 बिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। इस खोज से झाओ फेंग बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से शराब का कटोरा ग्रैंड एल्डर के सामने रख दिया और उम्मीद से उनकी ओर देखते हुए, मानो कह रहा हो, थोड़ा और थोड़ा और।
बुजुर्ग हंसे और डांटते हुए बोले, क्या तुम्हें पता है कि इस फ्रूटवुड वाइन को बनाने में मुझे कितना समय और रिसोर्स लगा? अगर तुमने ध्यान न दिया होता। बुजुर्ग थोड़ा रुके, लेकिन आगे नहीं बोले। इसके बजाय उन्होंने बात बदल दी और पूछा, बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? ग्रैंड एल्डर का सवाल सुनकर झाओ फेंग धीरे धीरे शराब के अनुभव से आए उत्साह से शांत हो गया। ग्रैंड एल्डर को देखते हुए उसने गहरी आवाज में कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ सीनियर कि आप गोल्डन डिवाइन बुल को मारने में मेरी मदद करें। गाय का वध। छोटे आदमी, तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से गोल्डन डिवाइन बुल से निपटना मरने का पक्का तरीका है। क्या तुम मरने से पहले अपने साथ कुछ और वुड क्लैन मेंबर्स को ले जाना चाहते हो? तुम इतने बुरे क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेशर्म इंसान हूँ? अगर ऐसा होता तो मैं गाय क्यों मारता? इसके अलावा तुम भी बाकी सब लोगों की तरह ही हो जो पुरानी सोच से लोगों को जज करते हो। तुम्हें अपने सामने वालों को ज्यादा आगे की सोच वाले नजरिए से देखना चाहिए। डेवलपमेंट की संभावना। अगर आपको 10 साल भी दिए जाएं, तो भी आप सिर्फ एक मार्शल एम्परर ही रहेंगे। इसमें डेवलपमेंट की कितनी संभावना है? अगर 10 साल होते तो मैं पहले ही मार्शल गॉड लेवल पर पहुंच चुका होता। यह छोटा बदमाश घमंडी और नासमझ है। पहले एल्डर ने अचानक ठंडी आवाज में कहा। उसका चेहरा बर्फीला था। झाओ फेंग शांत रहा और बेपरवाही से बोला, वुड क्लैन के एक बड़े के तौर पर आपके पास एक मार्शल आर्टिस्ट की उम्र जांचने की सीक्रेट टेक्निक होनी चाहिए। आप इसका इस्तेमाल करके मेरी जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरी बोन एज कितनी है और मैंने कब कल्टीवेशन शुरू किया था। बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हाथ बढ़ाकर झाओ फेंग को पकड़ लिया। उसकी हथेली में एक हरे रंग की भंवर जैसी चीज चमक रही थी। क्या? ग्रैंड एल्डर का शरीर जोर से कांप उठा। आप 2 साल से भी कम समय से साधना कर रहे हैं और आप पहले से ही 6 स्टार मार्शल एम्परर हैं। वह शायद ही इसकी कल्पना कर सकता था। यह पहली बार था जब उसे ऐसे नतीजे का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 2 साल में वह एक बिल्कुल नए मार्शल आर्टिस्ट से आज के मार्शल एम्परर बन गए। इसे अब जीनियस नहीं कहा जा सकता, यह बस बहुत बड़ा और हैरान करने वाला है। कैसा है? झाओ फेंग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। इससे तो यही साबित होता है कि तुम में अच्छा टैलेंट है, लेकिन भगवान की दुनिया में कदम रखने के लिए सिर्फ टैलेंट से ज्यादा की जरूरत होती है। झाओ फेंग ने भौहें चढ़ाई। महापुरुष को मेरी रिक्वेस्ट मानने के लिए क्या करना होगा? ग्रैंड एल्डर चुप रहे। तुरंत उसने अपना सिर उठाया। उसकी नजरें उसके सामने के खालीपन को चीरती हुई लग रही थीं और शांति से कहा, अगर तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो तो मैं अपने कबीले की पूरी सेना को दिव्य बैल को हराने में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें 10 स्वर्गीय रैंक के खजाने भी दूंगा। आखिरकार हम मेन टॉपिक पर वापस आ गए हैं, झाओ फेंग ने आह भरते हुए कहा। प्लीज आगे बढ़े। जब आप आए थे तो क्या आपने शहर में वह लंबा पुराना पेड़ देखा था? मैंने उसे देखा। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? यह बहुत बढ़िया है। लंबा और सीधा, यह आने वाली पीढ़ियों को पनाह देगा और इस इलाके के लिए आशीर्वाद लाएगा। यह सच में बहुत अच्छा है, बस अफसोस की बात यह है कि यह सिर्फ एक सूखा पेड़ है। बुजुर्ग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। एक सूखा पेड़? झाओ फेंग ने हैरान होकर पूछा। इसे कीड़ों ने खा लिया है और यह अंदर से खराब हो रहा है। जल्द ही कीड़े पूरे पुराने पेड़ में फैल जाएंगे और इसे पूरी तरह से गिरा देंगे। इसके गिरने से हमारे पूरे वुड क्लैन पर असर पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अंदर के सभी कीड़ों को खत्म कर दें। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम मुझे बहुत ज्यादा समझते हो। ऐसे आसमानी पेड़ के अंदर जरूर कुछ अनोखे कीड़े उग रहे होंगे। मैं एक आम मार्शल सम्राट उन सबको कैसे मार सकता हूं? झाओ फेंग ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। उसे विश्वास नहीं था कि वह ऐसी समस्या हल कर सकता है जिसे वुड कबीले का महान बुजुर्ग भी नहीं सुलझा सकता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? बुजुर्ग ने उदास होकर पूछा। वह हताश था और उसने कुछ भी करने की कोशिश की, यह जानते हुए भी कि झाओ फेंग इस समस्या को हल नहीं कर सकता था, जिसे हल करने में वह भी लाचार था। लेकिन फिर भी उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। हाँ, क्या हम शर्तें बदल सकते हैं? केवल एक ही है। जैसे ही बुजुर्ग ने बोलना खत्म किया। काटना। खिलाड़ी झाओ फेंग को इंसेक्ट रिपेलेंट क्वेस्ट शुरू करने के लिए बधाई। मिशन का मकसद एज्योर वुड इमोर्टल टेक्निक के अंदर सभी पैरासाइट्स को खत्म करना। मिशन रैंक एसएस। क्वेस्ट रिवॉर्ड्स, टाइटल वुड क्लैन गार्डियन, बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स, रिसरेक्शन पिल X3। धत तेरे की सिस्टम, तू कितना बेरहम है। लेकिन क्या यह मिशन रिवॉर्ड थोड़ा धोखा नहीं है? सिर्फ 3 गोलियां कहा जा रहा है। लेकिन जब झाओ फेंग ने रिजुविनेशन पिल के गुण देखे तो वह पूरी तरह हैरान रह गया। आइटम पुरुत्थान की गोली। ग्रेड दिव्य गोली। विवरण, इस गोली का असर मरे हुए इंसान को जिंदा करने का है। अगर इसे पहले से लिया जाए तो यह मरने वाले को मौत के 30 मिनट के अंदर जिंदा कर सकती है। हर महीने सिर्फ 1 गोली ली जा सकती है। हे भगवान, यह रिसरेक्शन पिल बहुत बढ़िया है। मुझे इसे जरूर लेना है। अध्याय 332 आपसी भक्षण। अच्छा,
झाओ फेंग ने दांत पीसते हुए 3 रिजुविनेशन पिल्स के लिए जुआ खेलने का फैसला किया। आखिरकार, ऐसा दिव्य स्तर का अमृत जो मुश्किल समय में जान बचा सकता है, ऐसी चीज नहीं है जो आपको हर दिन मिल सके। मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। बहुत सावधान रहना, वे दीमक बहुत खतरनाक हैं। अगर तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो तुम मेरे दिए पत्तों को कुचलकर बिना किसी नुकसान के बच सकते हो, बूढ़े ने कहा। जैसे ही उसने यह कहा, ग्रैंड एल्डर ने अपना हाथ उठाया और उसे हिलाया और झाओ फेंग के सामने रोशनी का एक द्वार प्रकट हुआ। अंदर जाओ, बुजुर्ग की आवाज झाओ फेंग के कानों में गूंजी। झाओ फेंग एक पल के लिए झिझका, फिर अंदर चला गया। क्या यह एज़्योर इम्मोर्टल ट्री की अंदरूनी दुनिया है? झाओ फेंग ने हैरानी से चारों ओर देखा। यह जगह एक नई दुनिया जैसी लगती है, लेकिन इस नई दुनिया के ऊपर का आसमान ग्रे था, उसमें कोई हरियाली या उम्मीद नहीं थी और पूरी दुनिया तबाही और विनाश से भरी हुई थी। यहां तक कि अंतरिक्ष भी ढहने लगा है और जल्द ही यह पूरी तरह से ढह जाएगा। बड़े बुजुर्ग सही कह रहे हैं। यह अमर पेड़ गिरने की कगार पर है। इसे कैसे बचाया जा सकता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई चमत्कार करने वाला डॉक्टर हूं? हालांकि उसने अंदाजा लगाया था कि अमर वृक्ष के अंदर की स्थिति बहुत खराब होगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी खराब होगी। जिंदगी लगभग पूरी तरह से डूब गई थी। इसे भूल जाओ, चलो अपना बेस्ट करते हैं और बाकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। झाओ फेंग ने अपना सिर हिलाया और कीट का पता ढूंढना शुरू कर दिया। क्लिक क्लिक। लेकिन जैसे ही वह खोज रहा था, अचानक अमर वृक्ष की दुनिया के अंदर से चटकने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत कीड़े अपना खाना खा रहे हों। अगर यह एक है तो ठीक है। इन हजारों हजारों किरणों के एक साथ आने से जो जबरदस्त फोर्स बनती है, वह किसी को भी डराने के लिए काफी है। इसके तुरंत बाद सरसराहट की आवाज के बीच एक रेंगता हुआ कीड़ा, जो लगभग आधा फुट लंबा, दूधिया सफेद रंग का, नुकीले दांतों वाला और खतरनाक आभा वाला, झाओ फेंग की ओर रेंगता हुआ आया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। ज्यादा से ज्यादा कीड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही समय में झाओ फेंग को जो कुछ भी दिख रहा था, उसकी जगह दूधिया सफेद रंग ने ले ली। झाओ फेंग को लगातार हिलते डुलते दूध जैसे सफेद कीड़ों को देखकर उल्टी जैसा लग रहा था। लेकिन जब उसने उनके सिर के ऊपर लाल निशान चमकते देखे तो झाओ फेंग तुरंत उत्साहित हो गया। अरे वाह, इतने सारे एलीट मॉन्स्टर्स! हाँ, मुझे लगता है कि मैंने जैकपॉट मार लिया है। झाओ फेंग उत्साह से चिल्लाया। मॉन्स्टर्स का मौजूदा ग्रुप पूरी ताकत के मामले में चौथे टियर पर है। हालांकि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन कीड़ों की संख्या, जो इतनी ज्यादा और बहुत ज्यादा है, पहले ही 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है और उनकी आवाजों के लगातार आने से और भी कीड़े इस इलाके की तरफ झुंड में आएंगे। यह सोचा जा सकता है जल्द ही पूरा आसमान हमारे सामने मौजूद कीड़ों से बदल जाएगा। उस समय यहां तक कि एक मार्शल देवता को भी घबराकर भागना पड़ेगा। अब मैं आखिरकार समझ गया कि जब चींटियां हाथी को मार सकती हैं तो इसका क्या मतलब है। झाओ फेंग हैरान था, लेकिन वह रुका नहीं। उसके हाथ के एक इशारे से खून की प्यासी चींटियों का एक बड़ा झुंड बाहर निकल आया, जो खून के घने बादलों में बदल गया और जमीन पर कीड़ों की तरफ बहने लगा। एक ही समय पर झाओ फेंग ने अपने सामने कीड़ों पर खतरनाक हमला करने के लिए मिस्ट बीस्ट्स और अपनी पेट आर्मी को बुलाया। खून के प्यासे चींटियों के झुंड ने अपने नाम के मुताबिक काम किया। कीड़ों को लड़ने का कोई मौका नहीं दिया, उन पर झपट पड़े, उनके शरीर को काट डाला और बड़ी मात्रा में दूधिया सफेद और चमकदार लाल सीमेंट गिरा दिया। कम समय में, जब तक अमर वृक्ष का इस्तेमाल होता रहा, एक अजीब सी गंध फैली रही। इसका स्वाद किसी दिव्य वृक्ष से निकलने वाले रस जैसा था। हर छोटे कीड़े की मौत के साथ उसके खाए हुए अमर पेड़ का सार ज्यादातर खून के प्यासे चींटियों और दूसरे लड़ाई वाले पालतू जानवरों और स्पिरिट बीस्ट्स को वापस मिल जाता था, जबकि बाकी हवा में तैर जाता था। पहले तो यह एसेंस बहुत कमजोर था, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा कीड़े मरते गए, उनका सार एक सफेद बादल में बदल गया, जिसने अमर पेड़ों की दुनिया को घेर लिया। कभी सुनसान और बेजान रही अमर वृक्ष दुनिया की आभा में धीरे धीरे सफेद बादलों की रोशनी में कुछ जान आ गई। कुछ ही समय में खून चूसने वाली चींटियों के झुंड के हमले में बड़ी संख्या में कीड़े मर गए। फिर भी झाओ फेंग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि गहरी चिंता थी, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा लकड़ी के कीड़े थे और उनके इकट्ठा होने की संख्या बढ़ती जा रही है। खून के प्यासे चींटियों के झुंड का भी हौसला बढ़ रहा था, लेकिन कुछ देर लड़ने और काफी खून पीने के बाद धीरे धीरे उनका मारने का इरादा खत्म हो गया। यही बात बैटल पेट्स पर भी लागू होती है। जैसे जैसे उनकी चोटें बढ़ती हैं, उनकी लड़ने की क्षमता भी कम होती जाती है। हालांकि वुडवर्म की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं हुई, बल्कि इसके विपरीत यह बढ़ गई। अगर कोई हल नहीं निकला तो झाओ फेंग ने जो खून का प्यासा चींटियों का झुंड और लड़ाई के लिए पालतू जानवरों की सेना बड़ी मेहनत से बनाई थी, वह शायद यहां पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। इम्मोर्टल ट्री वर्ल्ड के बाहर ग्रैंड एल्डर की नजर इम्मोर्टल ट्री की जगह पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह खाली जगह को चीरकर इम्मोर्टल ट्री के अंदर हो रही हर चीज को देख रहा है। उसने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, उसके चेहरे पर साफ निराशा दिख रही थी। मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी।
मैं ऐसा मामला एक मार्शल सम्राट को कैसे सौंप सकता था। बड़े बुजुर्ग ने बहुत सोचने के बाद यह नतीजा निकाला कि झाओ फांग कीड़ों को बाहर निकालने में काबिल नहीं था। ठीक है, क्योंकि हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते, चलो पहले उस बच्चे को बचाते हैं। जैसे ही उसने मन ही मन कहा, ग्रैंड एल्डर अपनी चाल चलने वाला था। वाह! अचानक मेरे कानों में एक उदास बिगुल की आवाज गूंजी। पता नहीं क्यों, जैसे ही उसने बिगुल की आवाज सुनी, उसे भी ऐसा लगा जैसे वह किसी युद्ध के मैदान में हो। एक सीन जो दिमाग पर असर डाल सकता है। बड़े बुजुर्ग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें एक तेज चमक आ गई। इतना ही नहीं, तुरही के बाद युद्ध के गरजते हुए नगाड़े गूंज उठे। युद्ध के नगाड़ों की आवाज लोगों के दिलों को हिला देती थी, उनके खून में उबाल ला देती थी और उनमें लड़ने की मजबूत भावना पैदा कर देती थी। इस बच्चे को इतने सारे अजीब खजाने कहां से मिले? बुजुर्ग को बहुत हैरानी हुई। अपनी जानकारी से वह एक नजर में ही बता सकता था कि हॉर्न और वॉर ड्रम बहुत बढ़िया थे। निश्चित रूप से उसे और भी ज्यादा खुशी इस बात से हुई। जैसे ही युद्ध के ड्रम और हॉर्न बजने लगे, खून की प्यासी चींटियों के झुंड और लड़ाई के लिए तैयार पालतू जानवरों की सेना में एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लग गया। यह पहले से 100 गुना ज्यादा लड़ने की भावना और मारने की नियत के साथ फूट पड़ा। भ्रष्ट अधिकारी हार गए और बार बार हार का सामना करते हुए दर्द से चीखते रहे। ग्रैंड एल्डर इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए, उनका शरीर थोड़ा कांप रहा था। यह डर नहीं, उत्साह है। यह बात कि अमर वृक्ष में कीड़े लग गए थे, हमेशा से उनके लिए चिंता का विषय रही थी। उसकी भूख मर गई और उसने दीमकों से छुटकारा पाने के लिए अनगिनत तरीके आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके विपरीत दीमकें और भी ज्यादा फैल गईं। उसने सोचा था कि एज्योर वुड इमोर्टल ट्री, जो वुड क्लैन का आखिरी खजाना था, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और दीमकों के खा जाने के कारण इतिहास बन जाएगा। अचानक आखिरी उपाय के तौर पर कुछ भी करने की कोशिश करने पर उसे सच में उम्मीद की एक किरण दिखी। हाँ हाँ, शाबाश बच्चे, बस उन सबको मार डालो, एक भी जिंदा नहीं छोड़ना। बुजुर्ग खुशी से जोर से हंस पड़े। अध्याय 333 मादा कीड़ा। अमर वृक्ष की दुनिया में लड़ाई बहुत तेज थी और हवा खून की बदबू से भरी हुई थी। यहाँ के सभी स्पिरिट बीस्ट की आंखें लाल थीं और वे मारने के लिए पागल हो रहे थे। जमीन पर वहां अनगिनत स्पिरिट बीस्ट्स की लाशें थीं, जिनमें दीमक, खून खाने वाली चींटियां और दूसरे स्पिरिट बीस्ट्स की लाशें भी शामिल थीं। लेकिन दीमकों की संख्या इससे भी ज्यादा है। दीमक खुद हाई लेवल नहीं थी, शायद इसलिए कि उसने अमर पेड़ का सार सोख लिया था, इसलिए वह बदल गई और एक एलीट मॉन्स्टर बन गई। आम हालात में झाओ फेंग इस लेवल के स्पिरिट बीस्ट को अपने हाथ के एक इशारे से आसानी से मार सकता था। लेकिन अभी की लड़ाई बहुत ज्यादा और कभी न खत्म होने वाली है, उसे मारना लगभग नामुमकिन है। अरे हाँ! एक पल में झाओ फेंग की आंखों ने उसके हाथ में एक टोकन देखा। सेना आदेश। झाओ फेंग के लिए लीजन बनाने का एकमात्र फायदा एक्स्ट्रा स्टैट बूस्ट था। क्या आप एक लीजन बनाने के लिए 10 लाख सुप्रीम कॉइन खर्च करना चाहेंगे? कंफर्म। इस जरूरी पल में झाओ फेंग के पास सिस्टम के साथ समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। प्लेयर्स प्लीज अपनी लीजन का नाम बताएं। भगवान को मार डालो। गॉडस्लेयर लीजन को सफलतापूर्वक बनाने के लिए खिलाड़ी झाओ फेंग को बधाई। पलक झपकते ही झाओ फेंग के सिर पर लीजन कमांडर का बैज था। हालांकि यह निशान आम लोगों को पूरी तरह दिखाई नहीं देता। खून चूसने वाली चींटियों का झुंड, लड़ाई करने वाले पालतू जानवरों की फौज और ज़ॉम्बी की फौज। रिसरेक्शन पिल पाने के लिए झाओ फेंग ने पूरी ताकत लगा दी और अपनी तीनों सेनाओं को सीधे युद्ध के मैदान में भेज दिया। एक ही समय पर सेना का डिफेंस 100 बढ़ जाता है। लेकिन झाओ फेंग संतुष्ट नहीं था। बहुत ज्यादा पैरासाइट हैं। हालांकि मेरे पास जो हैं वे सभी एलीट हैं, लेकिन एक बाघ भी भेड़ियों के झुंड का सामना नहीं कर सकता। सोचते सोचते झाओ फेंग की आंखें अचानक चमक उठीं, क्योंकि उसे कुछ याद आ गया। उनके आसपास होने से मेरे जीतने के चांस जरूर काफी बढ़ जाएंगे। हंसते हुए झाओ फेंग ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और किंग फेंग रिंग से एक सींग चमकती हुई रोशनी के साथ उसके हाथ में आ गया। बैल दानव सींग। गोल्डन बुल को मारने के बाद झाओ फेंग को क्या मिला? यह हॉर्न ग्रुप बैटल के लिए सही है और लीजन का हौसला और डिफेंस बढ़ा सकता है। वाह! जैसे ही हॉर्न की दुख भरी आवाज सुनाई दी, खून की प्यासी चींटियों का एक समय थोड़ा कमजोर हो चुका झुंड और लड़ाई के पालतू जानवरों की सेना हॉर्न की आवाज सुनकर तुरंत लड़ने के जोश से भर गई। गिरा हुआ हौसला एक पल में तेजी से बढ़ गया। जैसे कि उन्हें चिकन का खून दिया गया हो, वे अपने हमले के दौरान बड़ी संख्या में मरे हुए कीड़े ले गए। यह सच में काम कर गया। झाओ फेंग बहुत खुश हुआ और उसी समय उसने एक गाय के चमड़े का बना युद्ध ड्रम उठाया, जो खाली जगह में दिखाई दिया। इस बार तुम सबको मेरे लिए मरते दम तक लड़ना होगा। झाओ फेंग ने खून की प्यासी चींटियों के झुंड, लड़ाई के लिए पालतू जानवरों की सेना और ज़ॉम्बी सेना को देखा और आगे बढ़ते हुए खुद से कुछ बुदबुदाया। धप धप धप। ढोल की गहरी शक्तिशाली धड़कन दिल की धड़कन की तरह बहुत लयबद्ध थी। जैसे ही ढोल की थाप शुरू हुई, तीनों सेनाओं की अटैक पावर में तुरंत 30 और एक्सप्लोसिव पावर में 30 की बढ़ोतरी हो गई। मारने की स्पीड और भी तेज थी।
वुडवर्म को मारना घास काटने जितना आसान है। हाँ, यही रिदम है। झाओ फेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसका दिल एक्साइटमेंट से भर गया, जैसे वह गोल्डन डिवाइन बुल से लड़ने का सीन देख सकता हो। हॉर्न और ढोल की थाप से जोश में आकर तीनों सेनाओं ने एक जबरदस्त लड़ाकू ताकत दिखाई। लेकिन स्टेटस में यह बढ़ोतरी कभी खत्म नहीं होगी। इसकी वैलिडिटी 1 घंटे की है। लेकिन झाओ फेंग परेशान नहीं था। उसने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि एक कमांडर की तरह काम किया, पूरी स्थिति पर नजर रखी और सभी बदलावों पर रिस्पॉन्ड किया। जब भी तीनों सेनाओं की ताकत कमजोर होगी, वह फिर से सींग बजाएगा और ढोल बजाएगा, अपनी लड़ने की ताकत बनाए रखने के लिए। और इस तरह 3 दिन और 3 रात तक हत्या चलती रही। अमर वृक्षों की दुनिया में असली वीरानी लगभग पूरी तरह से खून की कभी न खत्म होने वाली बदबू से भर गई थी। लगातार आने वाले दीमकों का झुंड 3 दिन तक बेतहाशा मारकाट के बाद काफी धीमा हो गया है। ऐसा नहीं है कि वे आने से बहुत डरते हैं, इसके बजाय वे लगभग सभी मारे गए। दिन 6, 1 लाख से भी कम वुडवर्म बचे हैं। फिर भी यह लगातार सप्लाई करता रहता है। ऐसा लगता है कि अमर वृक्ष की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा कीड़ा है जो हर पल अंडे देता है, जिससे अमर वृक्ष की दुनिया में दीमक आ जाती हैं। यह एहसास बहुत अजीब है। झाओ फेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। जब तीनों सेनाएं बचे हुए 1 लाख पैरासाइट से लड़ रही थीं, तो वह अचानक उस जगह की ओर बढ़ा जहां पैरासाइट लगातार निकल रहे थे। सच में कुछ गड़बड़ चल रही है। बहुत दूर से भी झाओ फेंग को बदबू आ रही थी, जिससे उसे बहुत उल्टी आ रही थी। वह लकड़ी के कीड़ों से आने वाली गंध को सूंघ सकता था, लेकिन दीमक से निकलने वाली आभा बहुत कमजोर थी, पहले वाली दीमक से अलग, जो एक ऊंचे पहाड़ जैसी लग रही थी। जैसे ही उसकी नजरें धुंधली हुई, उसने हाथ हिलाया और फायरी स्केल गोल्डन पाइथन उसके पास दिखाई दिया, जो पास ही में खाई में एक साथ कदम बढ़ा रहा था। जब वे खाई के किनारे पहुंचे और अंदर का नजारा देखा, तो झाओ फेंग शांत होने के बावजूद अपने चेहरे पर डर का भाव दिखाए बिना नहीं रह सका। एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा कीड़ा खाई में पड़ा था। यह लगातार इमोर्टल ट्री वर्ल्ड के अंदर एसेंस को सोखता और छोड़ता है, और इसके नीचे कई हजार फीट लंबा एक बड़ा पेड़ है। उस बड़े पेड़ के अंदर अनगिनत लकड़ी के कीड़े थे, और कभी कभी उनके अंदर से लार्वा निकल आते थे। तो समस्या की जड़ यही है। झाओ फेंग की आंखें चमक उठीं जब उसने मांस के उस बड़े पहाड़ को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी थी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने बड़े बॉस से मेरा सामना होगा। लेकिन इस आदमी में सिर्फ 8वें रैंक के मिड स्टेज जितनी ही कल्चर कैसे है। एक कीड़ा जो अमर पेड़ की नींद को नुकसान पहुंचा सकता है और ग्रैंड एल्डर को भी लाचार कर सकता है, उसे इस लेवल की काबिलियत तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उसे कुछ पता नहीं था। हालांकि ग्रैंड एल्डर और दूसरों के पास बहुत अच्छी खेती थी, लेकिन अपने वुड क्लैन मूल के कारण जब वे इमोर्टल ट्री वर्ल्ड में दिखाई देंगे, तो वे कीड़ों के कभी न खत्म होने वाले समुद्र से घिरे रहेंगे। हालांकि वुड क्लैन के ताकतवर सदस्य ग्रुप में आए थे, लेकिन मदर इंसेक्ट तक पहुंचने से पहले ही वे कीड़ों के कभी न खत्म होने वाले झुंड से डरकर भाग गए। सुनहरे अजगर, इन्हें जलाकर मार डालो। जैसे ही झाओ फेंग चिल्लाया, उसने एक साथ 10 मेरिडियन डिवाइन तलवारें छोड़ी और उन्हें गहराई में मौजूद बड़े मदर वर्म की ओर फेंका। एक ही समय पर फायर स्केल्ड गोल्डन पाइथन ने अपना मुंह चौड़ा खोला और आग की लपटें उगलने लगीं जो बड़े मदर वर्म पर गिरी। सिजल, आग की लपटों के बीच जलने की गंध हवा में फैल गई। इसके स्वाद में मीट की हल्की खुशबू भी है। गर्जन, गर्जन। मां कीड़े ने भी खाई पर 2 बिन बुलाए मेहमानों को देखा और जोर से दहाड़ मारी। वह पागलों की तरह इधर उधर छटपटाने लगा, लेकिन उसका शरीर बहुत बड़ा था और वह खाई में फंस गया और बाहर नहीं निकल पाया। अरे यार, अब जब तुमने खा लिया है तो तुम हिल भी नहीं सकते। झाओ फेंग ने मजाक उड़ाया और 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक का लगातार इस्तेमाल किया, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हाँ, मुझे इस तरह के बॉस को मारना पसंद है। मां कीड़े के गुस्से वाले दर्द भरे चेहरे को देखकर, जो गहरी खाई से बाहर निकलने में लाचार थी, झाओ फेंग की ठंडी मुस्कान और गहरी हो गई। उसी समय उसने फायर स्केल गोल्डन पाइथन को अपनी फायर पावर बढ़ाने का ऑर्डर दिया। वह उस कीड़े की मां, उसके नीचे के बड़े पेड़ और पेड़ के अंदर के सभी लार्वा को जलाकर मार डालने वाला था, भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए। जैसे झाओ फेंग के मन की बात पढ़कर फायर स्केल गोल्डन पाइथन ने आग की धाराएं उगल दी, जैसे कभी न खत्म होने वाला आग का गोला, जो खाई में गिरकर आग का समुद्र बन गया। चैप्टर 334 8 स्टार मार्शल एम्परर। आग भड़कती रही और मादा कीड़े की सेहत गिरती गई, यहां तक कि उसका ज्यादातर बड़ा शरीर जल गया। लेकिन फिर भी यह आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि यह बुरी तरह घायल हो गया था। 20 मिनट बाद गुस्से और नफरत से भरी गुस्से में मां कीड़ा तेज आग की लपटों में जलकर राख हो गई। इसी समय विशाल पेड़ में छिपे अनगिनत लार्वा भी मर गए। एक पल में जलने की तेज गंध ने खाई और पूरे अमर वृक्ष जगत को भर दिया। काटना। लॉर्ड लेवल बॉस डेवोरिंग इमोर्टल मदर वर्म को मारने और 800,000,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 800,000,000 ट्रू पावर पॉइंट्स और 800,000,000 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई।
लॉर्ड लेवल बॉस डेवोरिंग इमोर्टल मदर वर्म को मारने और लॉर्ड लेवल बीस्ट कोर पाने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। लॉर्ड लेवल बॉस डेवोरिंग इमोर्टल मदर वर्म को मारने और डेवोरिंग इमोर्टल मदर वर्म ब्लडलाइन पाने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। लॉर्ड लेवल बॉस डेवोरिंग इमोर्टल मदर वर्म को हराने और डेवोरिंग इमोर्टल मदर वर्म कार्ड पाने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। लॉर्ड लेवल बॉस डेवोरिंग इमोर्टल मदर वर्म को मारने और 10,000,000 ओरिजिन एसेंस पाने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। काटना। प्लेयर झाओ फेंग को 7 स्टार मार्शल एम्परर तक लेवल अप करने पर बधाई। काटना। प्लेयर झाओ फेंग को लेवल अप करने के लिए बधाई। वह अब 8 स्टार मार्शल एम्परर है। धत तेरे की, यह सच में एक ट्रैश बॉस है, यह सिर्फ कचरा ही गिराता है। झाओ फेंग ने पैकेज देखा और तुरंत गाली दी। बीस्ट कोर और ब्लडलाइन असल में लॉर्ड लेवल बॉस के लिए स्टैंडर्ड इक्विपमेंट हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसका खुलासा हुआ, और इसके अलावा डिवोरिंग इमोर्टल मदर वर्म की ब्लडलाइन कोई हाई लेवल ब्लडलाइन नहीं है। जहां तक भक्षण करने वाले अमर मदर वर्म कार्ड की बात है, झाओ फेंग उसे देखकर बहुत दुखी हुआ। जानवर के पहले के बड़े और मोटे शरीर को देखते हुए झाओ फेंग को उसकी लड़ने की काबिलियत पर बहुत शक था। उसे नहीं पता था कि इस जानवर को बुलाने का क्या फायदा होगा। बेशक यह पूरी तरह बेकार नहीं है। यह टैंक सही समय पर बहुत उपयुक्त है। जब मदर इंसेक्ट जलकर राख हो गया तो आग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। जब वह आखिरकार बाहर निकल गया तो उस गहरी खाई में सिर्फ वह विशाल पेड़ बचा था जो हजारों फीट लंबा था और जिसमें कुतरते कीड़ों ने अनगिनत छेद कर दिए थे। झाओ फेंग हैरान था। विशाल वृक्ष का आकार अभी भी वैसा ही है जैसा कुतरने से पहले था। आग की लपटों में घिरने के बाद भी यह पूरी तरह से सुरक्षित रहा। आपको जानने की जरूरत है। फायर स्केल गोल्डन पाइथन से जो लपटें निकल रही थीं, वे कोई आम लपटें नहीं थीं। उन लपटों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वे दूसरों की तो बात ही छोड़िए, मदर वर्म को भी जलाकर मार सकती थीं। लेकिन यह बड़ा पेड़ बिना किसी नुकसान के आग के टेस्ट से बच गया, जिसकी झाओ फेंग को उम्मीद नहीं थी। निश्चित रूप से उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि उसे इस पेड़ पर एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ। वह आभा ही वह सार थी जो अमर पेड़ों की इस दुनिया के ऊपर आसमान में फैली हुई थी। क्या यह लकड़ी किसी दिव्य वृक्ष की हो सकती है? जैसे ही झाओ फेंग की आंखों में चमक आई, वह तेजी से आगे बढ़ा, उस बड़े पेड़ के पास पहुंचा, उसे पकड़ा और जाने की तैयारी करने लगा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह लकड़ी को 1 इंच भी नहीं हिला सका। गोल्डन पाइथन, तुम इसे आजमाओ। झाओ फेंग कुछ कदम पीछे हट गया और जिन मांग को आगे आने का आदेश दिया। आग जैसे शल्क वाले सुनहरे अजगर ने दहाड़ते हुए अपने शरीर को, जो धातु जैसा सख्त था, उस बड़े पेड़ से टकराया। पेड़ 1 इंच भी नहीं हिला, मानो वह मिट्टी और पत्थरों में मजबूती से जकड़ा हुआ हो। दिलचस्प। झाओ फेंग मुस्कुराया, फिर उसे अनदेखा किया और फायर स्केल गोल्डन पाइथन के साथ चला गया। जब वे युद्ध के मैदान में पहुंचे तो कीड़ों का घना झुंड लाशों में बदल गया था और सिर्फ 3 फौजें ही बची थीं जिनसे जानलेवा आभा निकल रही थी। एक नजर देखने के बाद झाओ फेंग मुस्कुराया और जोर से हंस पड़ा। तीनों सेनाओं को काफी नुकसान हुआ। खास तौर पर बैटल पेट लीजन का 5वां हिस्सा खत्म हो गया, लेकिन साथ ही उनके फायदे भी बहुत ज्यादा थे। खासकर खून की प्यासी चींटियां कीड़ों को मारते हुए लगातार उनके शरीर के अंदर का एसेंस भी खा रही थीं। अब अपने पूरे शरीर को पोषण देते हुए खून की प्यासी चींटियां लाल धुंध की धाराएं फेंक रही थीं और उनका ऑरा लगातार बढ़ रहा था। साफ था, वे सब मिलकर एक ऊंचे लेवल पर पहुंचने वाली थीं। झाओ फेंग ने उन पर नजर डाली और फिर उन्हें दूर रख दिया। इस लड़ाई को सिर्फ एक वार्म अप, मेरी स्किल्स का टेस्ट माना जा सकता है। इस लड़ाई के बाद गोल्डन डिवाइन बुल को मारने का मेरा कॉन्फिडेंस और भी मजबूत हो जाएगा। जैसे ही उसने यह कहा, झाओ फेंग ने ग्रैंड एल्डर के निर्देशों का पालन किया, एक हाथ की मुहर बनाई और उसके सामने एक बड़ी लहर दिखाई दी। इन लहरों के बीच बाहरी दुनिया का एक पोर्टल धीरे धीरे खुलता है। झाओ फेंग बिना पीछे देखे अंदर चला गया। कीड़े, क्या वे सब गायब हो गए? बुजुर्ग लकड़ी की मेज के सामने खड़े थे, उनकी धुंधली आंखें अब कुछ खाली थीं। हालांकि उन्हें हमेशा से सभी कीड़ों को खत्म करने की उम्मीद थी, लेकिन बार बार कोशिश करने और नाकाम होने के बाद वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी इच्छा पूरी करना कितना मुश्किल होगा। पर अब उसे लगा कि जो कीड़े उसे रात में करवटें बदलते रहते थे और सैकड़ों सालों से उसे इतनी परेशानी देते थे, वे सब इस पल गायब हो गए थे। जीवन का नामोनिशान भी नहीं बचा। वह एहसास ऐसा था जैसे पहले कभी ऐसा हुआ ही न हो। जैसे ही वह हिला, उसकी आंखों में उलझन की झलक दिखाई दी। भनभनाहट। इस समय ग्रैंड एल्डर के सामने खाली जगह में लहरें दिखाई दी। इसके तुरंत बाद लहरों के बीच रोशनी का एक दरवाजा दिखाई दिया। झाओ फेंग पोर्टल से बाहर निकला। झाओ फेंग को अचानक आते देख पहले एल्डर की नजरें तुरंत उस पर टिक गईं। पूरी तरह खत्म। ग्रैंड एल्डर ने ध्यान नहीं दिया कि सवाल पूछते समय उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, जबकि वे हमेशा शांत रहते थे। बड़े, अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। मैंने अंदर के सभी कीड़ों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, झाओ फेंग ने कहा। ग्रैंड एल्डर चुप रहे। तुरंत। हाँ हाँ,
पूरे कमरे में बेकाबू और खुशी भरी हंसी गूंज रही थी। वैसे एल्डर, मैंने अंदर कुछ देखा। झाओ फेंग ने बड़े बुजुर्ग को उस विशाल पेड़ के बारे में बताया जो उसने देखा था। यही यही अमर वृक्ष की उत्पत्ति है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस हालत में खत्म हो जाएगा। बड़े बुजुर्ग ने धीरे से आह भरी। बदकिस्मती से मेरे वुड क्लैन के पास बहुत ज्यादा पानी नहीं है। अगर हमारे पास यह खजाना होता तो सिर्फ एक बूंद भी इस सूखे पेड़ को फिर से जिंदा कर सकती थी और इसे नई जिंदगी दे सकती थी। असीमित पानी? हाँ, यह पानी सिर्फ शुइझो के आइस क्लैन में ही मिल सकता है। झाओ फेंग, क्या तुम मेरे लिए शुइझो का ट्रिप करने को तैयार हो? बड़े बुजुर्ग ने झाओ फेंग को उत्सुकता से देखा। अरे यार, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं नहीं चाहता? झाओ फेंग ने कड़वी मुस्कान दी। एल्डर के हाव भाव से लगता था कि वह पहले से ही जानता था कि जब तक उसे बाउंडलेस वाटर नहीं मिल जाता उसका मिशन पूरा नहीं होगा। यह जूनियर जाने को तैयार है। इस समय कहने के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। बड़े ने झाओ फेंग के कंधे पर थपथपाकर बहुत तारीफ की। लेकिन उससे पहले, क्या ग्रैंड एल्डर मुझे कुछ ओरिजिन स्पिरिट ट्रीज ढूंढ सकते हैं? हम? आप प्राइमल स्पिरिट ट्री से क्या चाहते हैं? झाओ फेंग उसे यह नहीं बता सका कि यह एक मिशन आइटम था, इसलिए उसने तुरंत एक कहानी बनाई। मेरा कल्टीवेशन मेथड खास है और मुझे ओरिजिन ट्री का एसेंस चाहिए। अच्छा, ऐसा है। बुजुर्ग ने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, आपको कितने चाहिए? अध्याय 335। कितना बड़ा मेंढक? 100 बूंदें। झाओ फेंग ने तुरंत एक बहुत बड़ी मांग कर दी, जबकि उसे अपने मिशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए ओरिजिन ट्री हार्ट एसेंस की सिर्फ 10 बूंदों की जरूरत थी। वह सिर्फ अपने मतलब के लिए इतना पैसा चाहता था। वह शुइझो की ट्रिप के लिए ग्रैंड एल्डर को पैसे चुकाना चाहता था, क्योंकि वह बिना कुछ लिए नहीं आ सकता था। ओरिजिन स्पिरिट ट्री को ओरिजिन ट्री हार्ट एसेंस की एक बूंद बनाने में 1000 साल लगते हैं। आपकी ये 100 बूंदें 10 लाख सालों में एक ओरिजिन स्पिरिट ट्री के जमा होने को दिखाती हैं। मेरा वुड क्लैन भी ज्यादा से ज्यादा 50 बूंदें ही दे सकता है। यह सुनकर झाओ फेंग ने बेबस होकर कहा, ठीक है, तो 50 बूंदें ही सही। आइस क्लैन शुइझो के पूर्व शासक थे। अब बाहरी ताकतों के असर में आइस क्लैन वुड क्लैन की तरह अपने देश लौट गए और बाहरी दुनिया से बहुत कम मिलते जुलते थे। लेकिन आइस क्लैन की जबरदस्त इज्जत ने सबसे बुरे लोगों को भी उनके इलाके में आने से रोक दिया। इस दिन भनभनाहट, खाली जगह में लहरें उठीं और उनके बीच से एक जवान आदमी बाहर निकला। वह जवान आदमी सुनहरे कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा सुंदर था। जैसे ही उसकी नजर कमरे पर पड़ी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या यही आइस क्लैन रहता है? अचानक जो युवा व्यक्ति दिखाई दिया वह कोई और नहीं बल्कि झाओ फेंग था, जो वुड क्लैन से यहाँ आया था। कौन है भाई? तभी अचानक दो लोग उनके पैरों के नीचे बड़ी झील से बाहर निकले, अपने साथ तलवार की रोशनी लाए और फुसफुसाते हुए उनके पास पहुंचे। जो दो लोग अचानक प्रकट हुए वे दो महिलाएं थीं। उनके लुक को देखकर लगता है कि वे बहनें हैं। दोनों की उम्र लगभग 20 साल है। पहली नजर में ये दोनों लोग आम मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा अलग नहीं हैं। लेकिन करीब से देखने पर यह देखना मुश्किल नहीं है। दोनों महिलाओं से निकलने वाली डरावनी आभा ऐसी थी जो आम मार्शल आर्टिस्ट में नहीं हो सकती थी। 6 सितारा मार्शल लॉर्ड, 9 सितारा मार्शल लॉर्ड। झाओ फेंग की आंखें चमक उठीं और दोनों महिलाओं का कल्टीवेशन लेवल तुरंत उसके सामने आ गया। आप कौन हैं और आप मेरे आइस क्लैन के इलाके में क्यों हैं? लीडिंग नौस्टार मार्शल वेनेरेबल महिला ने ठंडे स्वर में कहा। प्लीज परेशान मत हो बहनों। मैं वुड क्लैन से हूं और वुड क्लैन के ग्रेट एल्डर का टोकन लेकर आया हूं। मैं आइस क्लैन सीनियर से मिलने आया हूं और आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। जैसे ही झाओ फेंग टोकन निकालने वाला था, उसने देखा कि उसके सामने बैठी दो महिलाओं के हाव भाव अचानक बहुत बदल गए। तेज सीटी बजाकर उसने अपनी तलवार लहराई और झाओ फेंग की ओर दौड़ा। झाओ फेंग हैरान रह गया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। लेकिन जैसे ही वह कुछ करने वाला था, उसे कुछ महसूस हुआ और वह अचानक मुड़ा। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा मेंढक तर्रा रहा है और पास ही दलदल से बाहर कूद रहा है। जैसे ही बड़ा मेंढक उछला, उसकी ठंडी आंखों में इंसानों जैसी नफरत की झलक दिखी। गुआ बिंगमेई, बिंदक्सिन, तुम दोनों बच्चों, क्या तुम्हें अपने पूर्वज की याद आई? हे, चिंता मत करो, इस बार तुम्हारे पूर्वज तुम्हें जरूर वापस ले जाएंगे और तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। जैसे ही बड़ा मेंढक उछला, उसके मुंह से एक दबी हुई हंसी निकली। वाह, यह तो बहुत बड़ा मेंढक है। झाओ फेंग हैरान रह गया। उसने पहले भी छोटे पहाड़ों जितने बड़े स्पिरिट बीस्ट देखे थे, लेकिन छोटे पहाड़ जितना बड़ा और इतना बदसूरत तोड़ उसके लिए पहली बार था। लाई सैन, क्या तुम सच में अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कर रहे हो? आओ और मेरे साथ मरो। 9 स्टार मार्शल वेनेरेबल महिला ने धीरे से डांटा और जैसे ही वह भागी, उसकी तलवार चमकी, सीधे उस बड़े मेंढक के पेट पर निशाना साधा। हम्फ बिंगमेई, अपनी थोड़ी सी साधना से तुम एंसेस्टर से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो बस एंसेस्टर की बात मानो और एंसेस्टर तुम्हें और तुम्हारी बहनों को बिना किसी कमी के जिंदगी की गारंटी देंगे। मेरी चिंता मत करो, तुम घिनौने मेंढक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दोबारा आने की?
क्या तुम पिछली बार का सबक भूल गए हो? 6 सितारा मार्शल वेनेरेबल महिला ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। एक ही समय पर जैसे ही बिंगमेई की तलवार की एनर्जी पास आई, मेंढक ने बचाव नहीं किया। उसने बस अपना मुंह खोला और तलवार की एनर्जी निगल ली। फिर उसने अपने होंठ चाटे। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। वह कैसे संभव है? बिंगमेई की आंखों में हैरानी दिखी। उसे याद आया कि यह मेंढक छठी रैंक के आखिरी स्टेज पर था और उसकी ताकत भी उसके बराबर थी। यह इतना शक्तिशाली कब बन गया? पिछली बार? मेंढक ने अपने होंठ चाटे। उसकी आंखों में ठंडी चमक और नफरत थी। पिछली बार वह बूढ़ी औरत बिंगयुन थी जो तुम्हारे लिए खड़ी हुई थी और मुझे बुरी तरह घायल कर दिया था, लगभग मार ही डालती। लेकिन वह बूढ़ी औरत बिंगयुन आज यहां नहीं लग रही है। तुम्हारे औसत मार्शल वेनरेबल लेवल के साथ तुम एंसेस्टर का मुकाबला नहीं कर सकते। मेंढक ने इधर उधर देखा और झाओ फेंग को देखा। हालांकि यह देखते हुए कि उसकी खेती का लेवल कमजोर था, उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। आज मैं तुम्हारा पूर्वज न सिर्फ तुम्हें किडनैप करूंगा बल्कि आइसलैंड पर भी कहर बरपाऊंगा। अगर वह औरत बिंगयुन फिर से खुद को दिखाने की हिम्मत करती है तो मैं उसे औरत होने की खुशी का अनुभव कराऊंगा। मेंढक जोर से हंसा। उसकी आंखें बुरी रोशनी से चमक रही थीं। छोटी बहन, मैं इसे रोक लूंगा। तुम भागो और कबीले से मदद मांगो। बिंगमेई जोर से चिल्लाई और उसके शरीर के अंदर से बर्फ टूटने की आवाज आई। जैसे ही आवाज गूंजी, बिंगमेई का ऑरा अचानक 9 स्टार मार्शल वेनरेबल के लेवल से आधे सम्राट के लेवल तक पहुंच गया। वे सम्राट वू से केवल आधा कदम दूर थे। पलक झपकते ही बिंगमेई के शरीर से एक ठंडी हवा निकली और जैसे जैसे वह फैली, ऐसा लगा जैसे उनके आसपास की जगह भी जम गई हो। बड़ी बहन, बिंगक्सिन चिल्लाई। उसकी आंखें दर्द से भर गईं। उसे पता था कि उसकी बहन कौन सी सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल कर रही है। हालांकि इससे शॉर्ट टर्म में उसकी ताकत बढ़ सकती थी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे। अगले लेवल तक पहुंचना और भी मुश्किल होगा। भागो! बिंगमेई दहाड़ी, लेकिन उसका शरीर मेंढक की ओर दौड़ा। जाना है? आज तुम में से कोई नहीं जा रहा है। मेंढक ने मजाक उड़ाया। उसकी जीभ बिंगमेई की लंबी तलवार के चारों ओर लिपट गई। बिंगमेई को हैरानी हुई जब उसने जोर से खींचा और बिंगमेई को पूरा निगल लिया। बड़ी बहन, बिंगशिन ने भारी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। काव काव, तुम छोटे बदमाश, तुम्हें लगता है कि तुम इस बूढ़े पूर्वज के खिलाफ लड़ सकते हो? तुम बहुत ज्यादा हरे हो। मेंढक के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने अपने पिछले पैर पटके और उसका शरीर एक छोटे पहाड़ की तरह आसमान से नीचे दबा हुआ था। जैसे ही बिंगक्सिन बाहर भागी, उसका पूरा शरीर परछाई में डूब गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा और मेंढक को देखा, उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ गहरी निराशा भी छा गई। वूश! लेकिन जैसे ही मेंढक का शरीर नीचे गिरने वाला था, एक आकृति चमकी, बिंगशिन को उठाया और वहां से गायब हो गई। बूम! जब मेंढक पानी में गिरा तो तुरंत बड़ी लहरें उठीं, जिससे झील का पानी ओवरफ्लो हो गया और एक शानदार नजारा बन गया। ओह! मेंढक ने भौहें चढ़ाई। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। सब लोग कहाँ हैं? बेशक यह मेरे हाथ में है, बेवकूफ। अचानक मेंढक के कान में एक मजाकिया आवाज गूंजी। कौन है भाई? मेंढक की आंखों में ठंडक चमक उठी। जैसे ही उसने अपनी नजर घुमाई, उसने तुरंत देखा कि जिस लड़के को उसने पहले नजरअंदाज किया था, वह उसके पास ही हवा में खड़ा था। उसके बगल में बिंगक्सिन खड़ा था, जो हैरान लग रहा था। तुम्हारी हिम्मत मेरे अच्छे काम को बर्बाद करने की? तुम बेसब्र हो रहे हो। मेंढक की आंखों में और भी ज्यादा ठंडी रोशनी चमक उठी। एक तेज चीख के साथ उसका पहाड़ जैसा शरीर फिर से उछला और सीधे झाओ फेंग की तरफ बढ़ा। अध्याय 336 आइसलैंड। झाओ फेंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर शांत थी और उसने बस आह भरी, मैं सच में जानना चाहता हूं, तुम्हारी समझ के लेवल के साथ तुम अब तक कैसे जिंदा रहे? उसने बोलना खत्म किया और अपनी चाल चली। तलवार की एनर्जी इंद्रधनुष की तरह तलवार की रोशनी की एक लकीर लेकर मेंढक के सिर पर गिरी। मेंढक का गुस्सा भरा चेहरा जम गया और वह खाली हो गया। इसके तुरंत बाद टकराना। मेंढक का शरीर फट गया। उसका विशाल शरीर 2 हिस्सों में बंट गया और खून की अनगिनत बूंदों में बदल गया। जैसे ही मेंढक फटा, उसके पेट से एक औरत की आकृति निकली। बड़ी बहन, अभी भी हैरान बिंगक्सिन ने उस औरत का रूप देखा, चिल्लाई, बाहर भागी और उसे पकड़ लिया। बड़ी बहन, बिंगशिन ने उस औरत पर चिल्लाया। औरत ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और बिंगशिन को देखते ही उसका चेहरा एकदम बदल गया। शिन-ए, तुम अभी तक भागे क्यों नहीं? जल्दी चलो, मैं उस टोर को रोक दूंगा। बिंगमेई ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में दर्द की वजह से उसकी भौहें तन गईं और वह कोई ताकत नहीं जुटा पा रही थी। बहन, चिंता मत करो, वह मेंढक मर चुका है, बिंगक्सिन ने कहा। मर गया? बिंगमेई हैरान रह गई। फिर उसने अपना सिर घुमाया और तुरंत मेंढक को देखा, जिसका आधा शरीर झील में गिरने के बाद भी सतह पर तैर रहा था। वह मर गया? बिंगमेई को यकीन नहीं हुआ। मेंढक से लड़ने के बाद उसे पता था कि वह कितना ताकतवर और परेशान करने वाला है। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक का भी इस्तेमाल किया,
लेकिन वह एक राउंड भी नहीं टिक पाई और मेंढक ने उसे पकड़ लिया। मेंढक के पेट में घुसते ही बिंगमे ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि इस मेंढक को पहले ही 7वें रैंक में पहुंच जाना चाहिए था, या यूं कहें कि 7वें रैंक के शुरुआती स्टेज के पीक पर पहुंच जाना चाहिए था। 3 सितारा सम्राट वो के बराबर ऐसी ताकत का सामना करना उसकी क्षमता से बाहर था। लेकिन सबको हैरानी हुई कि पलक झपकते ही मेंढक वहीं पर मर गया। उसे किसने मारा? एल्डर आइस और स्नो? बिंगमे की याद में आइस क्लैन के कई सदस्य हैं जो एक 3 स्टार मार्शल एम्परर को मार सकते हैं, लेकिन शायद केवल बिंगक्स्यू ही उसके लिए एक्शन लेगी। बिंगशिन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर झाओ फेंग पर टिकी हुई थी। बिंगमे तुरंत समझ गई और हैरानी से पूछा, तुमने मुझे बचाया? यह मैं हूं। आप असल में कौन हैं? क्या आप अपने उद्धारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? झाओ फेंग ने भौहें चढ़ाई। उसने यह भी देखा कि अपनी छोटी बहन की मासूमियत की तुलना में उसकी बड़ी बहन बिंगमे ज्यादा सावधान लग रही थी। बिंगमे के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। बिंगशिन की मदद से वह खड़ी हुई, दूर से झाओ फेंग को झुककर प्रणाम किया और शुक्रगुजार होकर कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैंने अभी बदतमीजी की और मैं आपसे माफी मांगती हूँ। झाओ फेंग दूसरों से नाराज रहने वाला छोटा आदमी नहीं था। बिंग मेई की सच्ची माफी देखकर उसने स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ कोई नाराजगी न रखने का फैसला किया। उन्होंने वुड क्लैन टोकन निकाला और कहा, मैं वुड क्लैन का दूत हूँ। मुझे आपके आइस क्लैन के बड़ों से बात करने के लिए जरूरी काम है। बिंगमेई ने उस पर एक नजर डाली, फिर सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें आइस क्लैन में ले जा सकती हूँ, लेकिन हम बहनें इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि बड़े लोग तुम्हें देखेंगे या नहीं। अगर आप रास्ता दिखा सकें तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, झाओ फेंग ने अपनी किंग फेंग रिंग से पीली ग्रेड हीलिंग गोलियों की एक बोतल निकाली और सीधे बिंगमेई की ओर फेंक दी। आपने एक मना किया हुआ तरीका इस्तेमाल किया है और आपकी चोटों को अब और नहीं टाला जा सकता। यह गोली लेने से मना किए हुए तरीके के साइड इफेक्ट खत्म नहीं होंगे, लेकिन यह उन्हें कुछ हद तक कम कर देगा। बिंगमेई ने गोली ली, एक पल के लिए हिचकिचाई और कहा, मेरे पास आपके साथ एक्सचेंज करने के लिए कुछ भी नहीं है। झाओ फेंग ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस इसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझो। लेकिन यह तो बहुत महंगा है। हालांकि यह पता नहीं था कि बोतल में किस लेवल की हीलिंग पिल्स थीं, लेकिन एक गोली जो सिर्फ खुशबू सूंघने से उसका दर्द बंद कर सकती थी, वह कोई आम चीज नहीं होगी। जल्दी करो, जितनी देर करोगे तुम्हारे लिए उतना ही बुरा होगा। बहन, जल्दी से ले लो, बिंगक्सिन ने आग्रह किया। बिंगमेई का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड था। उसने झाओ फेंग की तरफ देखा, फिर झुककर गहरी सांस ली और फिर पालथी मारकर बैठ गई और एक गोली ले ली। थोड़ी देर बाद बिंगमेई ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी और उनमें थोड़ी हैरानी भी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस अमृत का इतना असर होगा। उसने सिर्फ एक गोली ली और उसकी चोटें ज्यादातर ठीक हो गईं। यहां तक कि मना की गई तकनीक के साइड इफेक्ट भी काफी हद तक खत्म हो गए। बिंगमेई खड़ी हुई और एक बार फिर झाओ फेंग का दिल से शुक्रिया अदा किया। झाओ फेंग की आंखों में बेसब्री देखकर बिंगमेई ने कुछ और नहीं कहा और आगे बढ़ गई। असल में उस समय वे जिस जगह पर थे वह पहले से ही आइस क्लैन के इलाके का हिस्सा था। हालांकि यह आइस क्लैन के इलाके का सबसे बाहरी किनारा है, नहीं तो वह मेंढक इतना घमंडी होने की हिम्मत नहीं करता। हजारों मील तेजी से चलने के बाद बिंगमेई और उसका साथी एक पवित्र पहाड़ और बड़ी नदी के सामने रुके। यह आइस क्लैन के फॉर्मेशन के बाहर है। हालांकि सिर्फ मार्शल सेंट लेवल के एल्डर ही फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं। प्लीज थोड़ा इंतजार करें, मैं क्लैन के लोगों को बताता हूं। जैसे जैसे वह बोलती गई, बिंगमेई लगातार हाथ की मुहरें बनाती रही और उसकी अंदर की एनर्जी बर्फ के क्रिस्टल वाले पक्षी में बदल गई। बर्फ के क्रिस्टल जैसा पक्षी इतना जिंदा लग रहा था मानो जिंदा हो। गाढ़ा होने के बाद उसने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे उस बनावट में मिल गया। यह नजारा देखकर झाओ फेंग शांत रहा। उसने आसपास के पहाड़ों और नदियों से निकलने वाली एरे फॉर्मेशन के उतार चढ़ाव को भी महसूस किया। मुझे लगा कि आइस ट्राइब पानी में रहती है। वुड क्लैन से प्रभावित होकर झाओ फेंग हमेशा सोचता था कि आइस क्लैन को ग्लेशियर पर रहना चाहिए, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे यहाँ छिपे होंगे। बस बनने में उतार चढ़ाव आने लगा और उतार चढ़ाव और भी तेज हो गए। तब पवित्र पहाड़ों और नदियों के बीच एक बहुत बड़ा क्रिस्टल का ढेर दिखाई दिया। जैसे ही यह ग्रुप एक्टिवेट हुआ, हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी 2 अधेड़ उम्र की महिलाएं और करीब 1 दर्जन महिलाएं उसमें से निकलीं। आंटी यून, आंटी जू। अधेड़ उम्र की 2 खूबसूरत लड़कियों को देखकर बिंगमेई और बिंगक्सिन दोनों की आंखों में खुशी झलक रही थी। मेयर जुएर। अधेड़ उम्र की सुंदरी मुस्कुराई, फिर अचानक थोड़ा सा मुंह बनाकर बिंगमेई की तरफ देखा। मेई, क्या हुआ? हालांकि बिंगमेई ने हीलिंग पिल्स ली थीं, लेकिन अधेड़ उम्र की सुंदरी के कल्चर लेवल ने उसे बिंगमेई की अंदरूनी हालत को एक नजर में समझने में मदद की। तुम्हें आइस गॉड्स रिलीज इस्तेमाल करने की इजाजत किसने दी? यह एक मना किया हुआ तरीका है जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसे सिर्फ आखिरी तरीके के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उस अधेड़ उम्र की औरत ने अचानक ऊपर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें पतझड़ के पानी की तरह बर्फीले जानलेवा इरादे से चमक रही थीं।
असल में क्या हुआ था? बिंगमई ने कुछ भी नहीं छिपाया और जो कुछ हुआ था उसे बताया। जब दो अधेड़ उम्र की महिलाओं को पता चला कि झाओ फेंग ने ही मेंढक को मारा था और बिंगमई को उसकी चोटें ठीक करने के लिए दवा दी थी, तो झाओ फेंग को देखते ही उनकी आंखों में दोस्ती का भाव दिखा। छोटे बच्चे, तुम्हारी पहले की मदद की वजह से मेरा आइस क्लैन कभी दूसरों का फायदा नहीं उठाता। ये दो आइस सोल हैं। हालांकि ये गोलियों जितनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन कल्टीवेट करते समय इन्हें पहनने से तुम्हारा मन शांत होगा और बुरी आत्माएं दूर रहेंगी। झाओ फेंग ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई और सीधे इसे स्वीकार कर लिया। मेयर ने कहा कि आप वुड क्लैन के दूत हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है? अधेड़ उम्र की सुंदरी बिंगक्स्यू, जिसके पास एक मार्शल संत की साधना थी, ने मुस्कुराते हुए पूछा। झाओ फेंग ने वुड क्लैन टोकन निकाला। बिंगक्स्यू ने उसे लिया, उस पर नजर डाली और सिर हिलाया। यह सच में वुड क्लैन का निशान है। अध्याय 337 आइस क्लैन की दुविधा। आइस क्लैन का काउंसिल हॉल, ग्लेशियर हॉल। जिन दो खूबसूरत महिलाओं से वह पहले मिला था, वही झाओ फांग को रिसीव करने की इंचार्ज थीं। इसके अलावा एक बूढ़ी औरत भी थी जो थोड़ी बूढ़ी लग रही थी। तीसरे बड़े। जब बूढ़ी औरत दिखाई दी तो बिंगयुन और बिंगक्स्यू दोनों ने सम्मान में अपना सिर झुका लिया। बुढ़िया का चेहरा पुराना हो गया था, उस पर समय के निशान थे। वह किसी सम्मानित बुजुर्ग जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती जैसी लग रही थी, जो किसी भी पल बुझने को तैयार थी। तुम्हें म्यू चुआनफे ने भेजा था। बूढ़ी औरत की आवाज थोड़ी धीमी थी और उसमें थोड़ी ठंडक भी थी। यह ठंड झाओ फेंग के लिए नहीं थी, बल्कि उसकी साधना तकनीक का नतीजा थी। झाओ फेंग, यह हमारे कबीले का तीसरा बुजुर्ग है, बिंगक्स्यू ने जल्दी से कहा। जूनियर झाओ फेंग तीसरे एल्डर को नमस्ते करते हैं। मैं सच में वुड क्लैन के ग्रैंड एल्डर की तरफ से आइस क्लैन में कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूँ। वो बूढ़ा कमीना म्यू चुआनफेंग, उसे कुछ चाहिए लेकिन वो खुद लेने नहीं आता, बल्कि तुम्हारे जैसे जूनियर को भेज देता है। बूढ़ी औरत ने झाओ फेंग की तरफ देखा, वो कुछ नाराज लग रही थी। यह सुनकर झाओ फेंग की आंखें थोड़ी झपकीं और उसने मन ही मन सोचा, गहरे महल की एक नाराज औरत की नजर से क्या इस बूढ़ी औरत का ग्रैंड एल्डर के साथ कोई अफेयर हो सकता है? बोलो म्यू चुआनफेंग, तुमसे क्या चाहता है कि उसने तुम्हें यहाँ बुलाया है? बुढ़िया ने मुद्दे पर आने से पहले सिर्फ एक बार शिकायत की। असीमित पानी, झाओ फेंग ने कहा। बहुत ज्यादा पानी? बूढ़ी औरत ने भौहें चढ़ाई, फिर मजाक उड़ाया। यह बूढ़ा आदमी सच में चांद मांग रहा है। कोई हैरानी नहीं कि वह यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। यह सुनकर झाओ का दिल जोर से धड़क उठा और उसे थोड़ा बहुत लगा कि ग्रैंड एल्डर ने उसे धोखा दिया है। लेकिन वह शांत रहा और बोला, वुड क्लैन बिना कुछ किए कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहा है और आइस क्लैन को बिना कुछ किए नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। यह वुड क्लैन की ईमानदारी है। जब वे बात कर रहे थे, उसके हाथ हिलाने से उसके सामने खाली जगह में 10 छोटे छोटे पेड़ दिखाई दिए, जिनमें से हर एक ताड़ के पेड़ के बराबर था। जैसे ही पौधा दिखा, उसमें से बहुत ज्यादा जान निकली। यह जान इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरे जंगल की सारी जान पौधे में इकट्ठा हो गई हो, जो बहुत ही कमाल की बात थी। ओरिजिन ट्री हार्ट एलिक्सिर। बिंगक्स्यू और बिंगयुन हैरान थे। दोनों के सुंदर चेहरों पर थोड़ी बहुत भावनाएं दिख रही थीं। इस तरह के खजाने वुड क्लैन में भी बहुत कम मिलते हैं। यहां तक कि बूढ़ी औरत ने भी थोड़ा सा मुंह बनाया और हिचकिचाई जब उसने ओरिजिन ट्री हार्ट एसेंस की 10 बूंदें देखीं। लेकिन उसने तुरंत मजाक उड़ाया, ओरिजिन ट्री हार्ट लिक्विड की 10 बूंदें कीमती हैं, लेकिन वे बाउंडलेस वाटर से कहीं कम हैं। मेरे आइस क्लैन का बाउंडलेस वाटर बाद में नहीं बनाया जा सकता। इस्तेमाल की गई हर बूंद एक बूंद कम है। म्यू चुआनफेंग का मेरे आइस क्लैन के बाउंडलेस वाटर के लिए ओरिजिन ट्री हार्ट लिक्विड की 10 बूंदों को बदलने का आइडिया बहुत ज्यादा घमंडी है। यह सुनकर झाओ फेंग सचमुच हंस पड़ा। उसे बुढ़िया के शर्तें रखने का डर नहीं था, उसे डर था कि वह मना कर देगी। जब तक शर्तों पर बात हो, सब कुछ मोलभाव के लायक है। लेकिन जैसे ही वह यह सोच रहा था, बूढ़ी औरत ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन अगर वह खुद भी आ जाए तो भी उसे यह बेहिसाब पानी नहीं मिल पाएगा। ऐसा कहने के बाद उसने झाओ फेंग की तरफ देखा तक नहीं और मुड़कर चला गया। वरिष्ठ। झाओ फेंग पूरी तरह हैरान रह गया। यह मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग है। मेन हॉल के अंदर सिर्फ झाओ फेंग, बिंगक्सू और बिंगयुन ही बचे थे, जो शर्मिंदा लग रहे थे। तीसरे एल्डर हमेशा से इतने सीधे साधे रहे हैं, प्लीज इसे दिल पर मत लेना, बिंगक्सू ने झाओ फेंग को दिलासा दिया। हाँ, हाल ही में न केवल तीसरे एल्डर बल्कि पहले और दूसरे एल्डर भी आइस क्रिस्टल फ्रॉस्ट ड्रैगन के अचानक उत्तेजित होने के कारण बहुत परेशान हैं और उनकी भूख मर गई है, बिंगयुन ने कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने देखा कि बिंगक्सू उसे दुखी होकर घूर रहा है। बिंगयुन चौंक गई, फिर उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। झाओ फेंग ने कुछ भी न सुनने का नाटक किया, वह परेशान दिख रहा था। क्या सच में दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा पाने का कोई तरीका नहीं है? बिंगक्सू की आंखें झपकीं, जैसे वह एक पल के लिए झिझकी हो, लेकिन आखिर में दांत पीसते हुए बोली, यह देखते हुए कि तुमने बिंगमेई और बिंगक्सिन को बचाया है, मैं तुम्हें एक जानकारी बताऊंगी।
तीसरे एल्डर ने एक बार कहा था कि अगर कोई आइस ग्लेस फ्रॉस्ट ड्रैगन की बेचैनी को शांत कर सकता है तो पूरा आइस क्लैन उस व्यक्ति की एक रिक्वेस्ट पूरी कर सकता है। ओह! झाओ फेंग की आंखें हल्की सी चमक उठी। लेकिन अगर आपको पता भी होता तो भी इससे कोई मदद नहीं मिलती। इससे पहले ग्रैंड एल्डर ने बहुत सम्मानित मास्टर याओ चेन को आइस ग्लेस फ्रॉस्ट ड्रैगन का इलाज करने के लिए बुलाया था, लेकिन मास्टर याओ चेन लाचार थे। आपको पता होना चाहिए कि मास्टर याओ चेन हेवन रैंक के शुरुआती स्टेज में मेडिसिन दाओ के ग्रैंड मास्टर हैं। झाओ चौंक गया। स्वर्गीय क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। दूसरे शब्दों में, याओ चेन नाम का मेडिसिन मास्टर कम से कम एक मार्शल सेंट तो था ही। अगर दूसरी तरफ भी फेल हो गया है तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन है? लेकिन झाओ फेंग अभी भी बिना कोशिश किए हार मानने को तैयार नहीं था। झाओ फेंग ने कहा, मुझे बताने के लिए धन्यवाद बड़ो। मुझे कुछ अलग टेक्निक की जानकारी है और शायद मैं आइस क्रिस्टल फ्रॉस्ट ड्रैगन को खुश करने का कोई तरीका ढूंढ सकूं। बिंगक्स्यू ने झाओ फेंग को तीखी नजरों से देखा, मानो उसकी बातों में सच्चाई या झूठ को समझने की कोशिश कर रही हो। मेरे साथ आइए। बोलते हुए वह हल्के सुंदर कदमों से आगे बढ़ी। उसकी कमल जैसी नाजुक चाल उसे हॉल से बाहर ले गई। ग्लेशियर को देखते हुए और ठंडी हवा में सांस लेते हुए झाओ फेंग का मन धीरे धीरे शांत हो गया। उसका छोटा भाई भी धीरे धीरे शांत हो गया। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा जारी रखते गए, बिंगक्स्यू झाओ फेंग को एक ग्लेशियर के नीचे ले गया। ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा बर्फीला पूल है। ठंडे पूल के चारों ओर बहुत भीड़ जमा हो गई थी और बीच बीच में चर्चा की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिससे वहां का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। जैसे ही वे पास आए, झाओ फेंग ने देखा कि ठंडे पूल के आसपास मौजूद ज्यादातर लोगों का कल्टीवेशन लेवल बिंगक्स्यू और बाकी दो लोगों जैसा ही था और उन सभी से बर्फीली ठंडक का तेज एहसास निकल रहा था। साफ है, वे लोग आइस क्लैन के बड़े सदस्य थे। झाओ फेंग को और भी ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि इनमें से लगभग सभी लोग औरतें थीं, जबकि सिर्फ दो सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी थे। जहां तक ठीक ठाक आदमी की बात है तो वहां एक भी नहीं था। यिन हावी हो रहा है और यांग कम हो रहा है। आइस क्लैन के इतने सारे हाई रैंकिंग मेंबर्स को देखने के बाद झाओ फेंग के मन में बस यही ख्याल आया, इतनी सारी औरतों और सिर्फ दो बूढ़े आदमियों के साथ क्या उनके लिए अपनी फिजियोलॉजिकल जरूरतों का ध्यान रखना बहुत मुश्किल नहीं होगा? झाओ फेंग ने थोड़ी गंदगी के साथ सोचा, तुम उसे यहाँ क्यों लाए? तीसरे एल्डर, जो दो सफेद बालों वाले बूढ़े आदमियों के साथ ग्रुप में सबसे आगे खड़े थे, ने मुड़कर देखा कि बिंगक्स्यू, बिंगयुन और झाओ फेंग आ रहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा मुंह बनाया और नाराजगी से बिंगक्स्यू को डांटा, छोड़ो इसे थर्ड सिस्टर, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरे एल्डर के बगल में खड़े एक लंबे बुजुर्ग आदमी ने कहा, आइस क्रिस्टल फ्रॉस्ट ड्रैगन का गुस्सा हर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न सिर्फ इस ग्लेशियर पर असर पड़ेगा बल्कि हमारा आइस क्लैन भी क्रॉसफायर में फंस जाएगा। हमें इसे जल्द से जल्द सुलझाना होगा। सबसे दाईं ओर शांत काले चेहरे वाला बूढ़ा आदमी गहरी आवाज में बोला। दोनों बुजुर्गों के बोलने के बाद तीसरे बुजुर्ग का ध्यान भटक गया और उसने झाओ फेंग पर ध्यान देना बंद कर दिया। गर्जन, गर्जन। उसी समय दूर ठंडे तालाब से एक भयंकर दहाड़ की आवाज आई। अध्याय 338 वसंत एक जादुई मौसम है। गर्जन, गर्जन। ठंडे पूल में लहरें उछल रही थीं और एक सींग वाला एक बड़ा ड्रैगन पूल से निकला। उसकी आंखों में सालों से दबा हुआ गुस्सा चमक रहा था। जैसे ही जानवर दिखा, उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ा। उसकी गहरी दहाड़ साफ आसमान में बिजली कड़कने जैसी थी, जिसने ठंडे तालाब की तेज लहरों को हिला दिया। एक पल में हवाएं तेज हो गईं और बादल उमड़ पड़े और दुनिया का रंग बदल गया। 8वीं रैंक का आखिरी स्टेज। जानवर से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए झाओ फेंग का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। वापस आना। तीसरे एल्डर और दूसरों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वे जल्दी से पीछे हट गए। आइस क्लैन के सदस्य जो बर्फीले पूल के चारों ओर इकट्ठा हुए थे, वे सभी एक साथ एक पल में पीछे हट गए। केवल एक व्यक्ति बिना हिले रहा। तीसरे एल्डर और दूसरों के जाने के बाद ठंडे पूल के पास बड़ी खुली जगह पर सिर्फ एक व्यक्ति बचा था। झाओ फेंग। गर्जन, गर्जन। आइस क्रिस्टल फ्रॉस्ट ड्रैगन अपनी बड़ी लालटेन जैसी आंखों से झाओ फेंग को घूर रहा था। एक पल में अनगिनत बर्फीली बुरी ताकतें झाओ फेंग की ओर बढ़ी। बर्फीले बुरे माहौल के पास आने से पहले ही पूरे ठंडे पूल का टेम्परेचर गिर गया, जो अब तक के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया। एक ही समय पर तेजी से आइस क्रिस्टल फ्रॉस्ट ड्रैगन झाओ फेंग की ओर झपटा। आह! यह झपट पड़ा। पीछे से चिल्लाने की आवाजें आईं। झाओ फेंग बिना हिले डुले आइस क्रिस्टल फ्रॉस्ट ड्रैगन को घूरता रहा, ठीक उसी समय जब ड्रैगन हमला करने वाला था। झाओ फेंग के शरीर से अचानक एक दहाड़ निकली और फिर एक बड़ा लाल अजगर अचानक उसके सामने आ गया। गर्जन। जैसे ही लाल अजगर दिखाई दिया, आसपास की ठंड तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह तेज गर्मी ने ले ली। हम एक मिड स्टेज 8 विंटियर फायर टाइप स्पिरिट बीस्ट। तीसरे एल्डर के बगल में खड़े लंबे बूढ़े आदमी की नजरें तेज हो गईं जब वह झाओ फेंग के सामने खड़े लाल अजगर को ध्यान से देख रहा था। क्या आपने ध्यान दिया कि जब हान जियाओ ने उस बड़े अजगर को देखा तो वह और भी ज्यादा परेशान हो गया?
यह तो कहने की जरूरत नहीं है कि पानी और आग एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, यह उनका स्वभाव है। नहीं, सही सी कहूं तो कोल्ड ड्रैगन चिड़चिड़ा नहीं है, बल्कि कुछ हद तक एक्साइटेड हो गया है। काले चेहरे वाले बूढ़े आदमी के ऐसा कहने के बाद लंबे बूढ़े आदमी और तीसरे बुजुर्ग को भी एक सुराग मिल गया। जब आइस क्रिस्टल फ्रॉस्ट ड्रैगन ने लाल रंग के बड़े अजगर को देखा तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और ऐसा लगा जैसे वह लाल रंग के बड़े अजगर को खा जाना चाहता हो। क्रिम्सन पाइथन डरा नहीं। इमोर्टल ट्री वर्ल्ड में मदर इंसेक्ट से लड़ने और बहुत सारा इमोर्टल ट्री एसेंस खाने के बाद क्रिम्सन पाइथन बदल गया था। उसका ऑरा बहुत पहले ही 8वें रैंक के मिड स्टेज के पीक तक पहुंच गया था और किसी भी समय लेट स्टेज में जाने वाला था। बिल्कुल यही बात है। फ्रॉस्टी कोल्ड ड्रैगन आगे बढ़ा और क्रिम्सन जायंट पाइथन भी दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन मिलने पर दोनों ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वे एक दूसरे से उलझकर दूर उड़ गए। यह तीसरे एल्डर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, पूरी तरह से हैरान। हालांकि उसके बगल में खड़े दो बूढ़े लोगों ने समझदारी दिखाई। झाओ फेंग के होठों पर भी एक अजीब सी मुस्कान आ गई। बच्चे, यहां क्या हो रहा है? तीसरे एल्डर अभी भी हैरान थे, आगे बढ़े और पूछने के लिए झाओ फेंग के पास आए। उसे लग रहा था कि उसके सामने वाले लड़के को इस बात के बारे में पता होगा। हालांकि झाओ फेंग बहुत ही मोटी चमड़ी का था, लेकिन यह स्थिति उसके लिए बहुत शर्मनाक थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी ऑडियंस एक बूढ़ी औरत थी। जैसे ही वह इस बात से जूझ रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। उसने अपना गला साफ किया और मतलब भरे लहजे में धीरे से कहा, बसंत आ गया है, नई जान डालने का मौसम। बारिश का मौसम आने के साथ ही सब कुछ खिलने लगता है। यह सुनकर तीसरे एल्डर के चेहरे पर बहुत हैरानी झलक रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने झाओ फेंग से ठंडे चेहरे से पूछा। धत तेरे की, मैंने इतनी साफ साफ समझाया और तुम फिर भी नहीं समझे। क्या तुम जिंदगी भर वर्जिन रहे हो? झाओ मन ही मन दहाड़ा, लेकिन ऊपर से वह शांत रहा। जैसे ही वह बोलने वाली थी, दोनों बूढ़े लोगों ने जल्दी से आवाज लगाई, तीसरी बहन, बहस बंद करो। हां जियाओ, ठीक है। जब वे बात कर रहे थे तो दोनों बूढ़े लोगों ने अजीब से भाव से झाओ फेंग की तरफ देखा। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई, खुशकिस्मती से मुझे दो समझदार लोग मिले, झाओ फेंग ने राहत भरे अंदाज में कहा। आप दोनों बहुत दयालु हैं। यह सिर्फ एक इत्तेफाक था कि मैं आपसे मिला, झाओ फेंग ने तुरंत जवाब दिया। बड़े भाई, दूसरे भाई, असल में क्या हुआ? तीसरे बुजुर्ग ने मामले पर जोर देना जारी रखा। इस समय बिंगयुन थोड़ा शर्मा गया और तीसरे एल्डर के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। तीसरे एल्डर का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसके बूढ़े चेहरे पर तुरंत हैरानी और शर्मिंदगी का भाव आ गया। हाँ यंग फ्रेंड, तुमने इस बार मेरे आइस क्लैन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मैं आइस क्लैन का सेकंड एल्डर आइस क्लैन की तरफ से तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो बेझिझक पूछो। अगर मेरा आइस क्लैन यह कर सकता है तो मैं पक्का मना नहीं करूंगा। लंबा बूढ़ा आदमी दिल खोलकर हंसा। झाओ फेंग के प्रति किसी भी तरह से सीनियर या एक्सपर्ट जैसा दिखावा नहीं किया। हालांकि वह आइस क्लैन का दूसरा एल्डर है और उसके पास 9 स्टार मार्शल सेंट की पीक कल्टीवेशन है, वह बहुत जानकार है। एक आदमी जो मिड स्टेज 8वें मॉडर स्पिरिट बीस्ट को बैटल पेट के तौर पर रख सकता है, वह कोई आम इंसान नहीं है। इसलिए वह झाओ फेंग के प्रति बहुत विनम्र थे। आप बहुत दयालु हैं सीनियर। असल में मैं आपसे एक जरूरी बात पूछने आया हूँ। झाओ फेंग अपनी ट्रिप का मकसद नहीं भूला था, इसलिए यह सुनकर उसने मौका पकड़ा और जल्दी से जवाब दिया। ओह, दूसरे एल्डर ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, बाउंडलेस वाटर हमारे कबीले का खजाना है। हम इसे इतनी आसानी से बाहरी लोगों को कैसे दे सकते हैं? तीसरे एल्डर ने अचानक कहा। असीमित पानी? यह बात सुनकर दूसरे एल्डर और उनके बगल में खड़े चुप काले चेहरे वाले पहले एल्डर दोनों ने ऊपर देखा और झाओ फेंग को थोड़ी सीरियस नजरों से घूरने लगे। क्या तुम बाउंडलेस वाटर चाहते हो? सही कहूं तो यह वुडलैंड ही चाहता था। झाओ फेंग ने कुछ भी नहीं छिपाया और संक्षेप में बताया कि वुडलैंड के साथ क्या हुआ था, जिससे वे तीनों हैरान रह गए। अंत में जिस तरह से उन तीनों ने झाओ फेंग को देखा वह बहुत अजीब था। इस समय लंबे समय से चुप काले चेहरे वाले बुजुर्ग ने अचानक कहा, वैसे तो मुझे वुड क्लैन के एज्योर वुड इमोर्टल ट्री की हालत के बारे में कुछ पता है। सालों पहले म्यू चुआन फेंग ने मुझे वुड क्लैन के पास बुलाया था ताकि मैं इमोर्टल ट्री वर्ल्ड में मदर वर्म को खत्म करने में उनकी मदद कर सकूं। लेकिन इससे पहले कि हम पास पहुंचते, हमें अनगिनत लार्वा ने रोक दिया। उन लार्वा ने इमोर्टल ट्री का एसेंस खा लिया था और उनमें पहले से ही बदलाव आ चुके थे। उनके द्वारा कुतर दिए जाने के कारण ठीक होना लगभग नामुमकिन था। लाचार होकर म्यू चुआन फेंग और मुझे पीछे हटना पड़ा। जैसे ही उसने कहा, आइस क्लैन के ग्रैंड एल्डर ने झाओ फेंग को मतलब से देखा। कीड़ों की मुसीबत जिससे हमें भी बचना था, उसे तुमने हल कर दिया। यंग फ्रेंड, तुम बहुत कमाल के हो। हे, यह तो बस एक इत्तेफाक था। एल्डर, आप मेरी तारीफ करते हैं। आइस क्लैन के ग्रैंड एल्डर ने झाओ फेंग को गहरी नजर से देखा। बाउंडलेस वाटर, मेरा आइस क्लैन तुम्हें यह दे सकता है। याद रखना, यह तुम्हारे लिए है, वुड क्लैन के लिए नहीं।
झाओ फैंगेन आइस क्लैन एल्डर की बातें समझ गया और गर्व से सोचा, मैं कमाल का हूं। वुड क्लैन एल्डर भी मुझे जीतने की कोशिश कर रहा है। बेशक ऊपर से तो उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं आपकी मेहरबानी याद रखूंगा एल्डर। चैप्टर 339 एक मरा हुआ पेड़ फिर से जिंदा हो गया। इस बार झाओ फेंग आधे महीने से ज्यादा समय तक आइस क्लैन में रहा। एक दिन लगभग 2 हफ्ते बाद गर्जन, जहां ठंडा पूल था वहां से एक जोरदार उत्साहित आवाज आई। दहाड़ सुनकर आइस क्लैन के सदस्य तुरंत उत्साहित हो गए और उन्होंने इसे आइस क्रिस्टल फ्रॉस्ट ड्रैगन की आवाज के रूप में पहचाना। और पहले जैसा नहीं। आवाज में गुस्से का कोई निशान नहीं था, बल्कि वह रुके हुए पानी की तरह शांत थी, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया हो। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। आसमान में एक तेज लाल रोशनी चमकी जो झाओ फेंग की जगह की ओर उड़ रही थी। आग जैसी लाल रोशनी में एक बहुत बड़ा अजगर घिरा हुआ था, लेकिन उस समय वह कुछ बेजान सा लग रहा था। उसके अजीब दिमाग की आंखें झुकी हुई थीं और चेहरा बेजान था, और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खाने पीने की थकान दिख रही थी। हालांकि इसका ऑरा पहले ही मिड स्टेज 8वें रैंक के दायरे से आगे निकल चुका था। हम्मत, रैंक 8 का आखिरी स्टेज। झाओ फेंग की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फायर स्केल गोल्डन पाइथन लड़ाई के दौरान सीधे रैंक में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसके लुक को देखकर लगता है कि इसमें ज्यादा मेहनत की गई है। वहां आग जैसे शल्क वाला सुनहरा अजगर पास आया और झाओ फेंग पर एक दयनीय दहाड़ मारी, जैसे कोई छोटा आदमी अपनी बदमाश पत्नी से तंग आ रहा हो। झाओ फेंग अवाक रह गया। धत तेरे की, मैंने तो तुमसे कहा था कि ब्रीडिंग करो, तुम इस बुरी हालत में कैसे पहुंच गए। तभी अचानक हान टैन की तरफ से खुशी भरी हंसी की आवाज आई। तुरंत झाओ फेंग को तब कोल्ड पूल की जगह से पूरे आइसलैंड की ओर फैलती हुई एक बहुत घनी और ठंडी आभा महसूस हुई। उस ठंडी आभा के अंदर पवित्रता का हल्का सा एहसास था। झाओ फेंग हैरानी से घूर रहा था, जैसे उसे अभी कुछ समझ आया हो। कोई रास्ता नहीं। फ्रॉस्ट ड्रैगन भी आगे बढ़ने वाला है। झाओ फेंग को इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई कि फायरी स्केल गोल्डन पाइथन आगे बढ़ गया था। आखिरकार यह कई सालों से 8वें रैंक के बीच में ही अटका हुआ था और लंबे समय से इसके आगे बढ़ने के संकेत दे रहा था। इसके अलावा पहले से ही अमर वृक्ष की दुनिया में अमर वृक्ष के सार की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करने के बाद यह उन्नति लगभग एक स्वाभाविक प्रगति थी। और कोल्ड ड्रैगन, ऐसा लगता है कि यह 8वें रैंक के आखिरी स्टेज में है। अगर यह अगले रैंक पर पहुंच जाता है तो क्या यह 9वें रैंक का दिव्य जानवर नहीं बन जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने आइसलैंड के लिए कुछ बहुत बढ़िया किया है। झाओ फेंग कुछ अवाक रह गया। जैसे ही वह यह सोच रहा था, दूर से रोशनी की 3 किरणें चमकी और पलक झपकते ही झाओ फेंग की तरफ आ गईं। रोशनी कम होने के बाद तीनों बुजुर्गों की आकृतियां दिखाई दी। उनमें से दूसरा एल्डर बहुत उत्साहित था और पहला एल्डर, जो अब तक चुप था, उसने भी झाओ फेंग को देखकर हल्की मुस्कान दिखाई। यहां तक कि तीसरे एल्डर, जो हमेशा झाओ फेंग की बुराई करते थे, ने भी उन्हें आभार से देखा। युवा दोस्त, तुमने इस बार सचमुच हमारे आइस क्लैन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जैसे ही वह बोल रहा था, दूसरे एल्डर ने ध्यान से अपनी स्टोरेज रिंग से एक नीला बर्तन निकाला। नीला बर्तन नीले रंग से भरा हुआ था। यह असीम जल है। झाओ फेंग ने इसे लिया, ध्यान से देखा, और यह पक्का करने के बाद कि यह वुड क्लैन के ग्रैंड एल्डर की कही बात से मेल खाता है, उसने ध्यान से इसे रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, आइस क्लैन को बधाई। मुझे लगता है कि आइस क्लैन से एक दिव्य जानवर लेवल का जीव पैदा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, यह सब तुम्हारी वजह से है। हम तुम्हें कितना धन्यवाद दें, यह हम नहीं जानते। दूसरा एल्डर झाओ फेंग से ज्यादा खुश होता गया और दिल खोलकर हंसने लगा। दूसरे एल्डर, मुझे अपनी कल्टीवेशन के लिए 9 नेदर वाटर नाम का मटेरियल चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि आइस क्लैन के पास यह है या नहीं। 9 नेदर वाटर? दूसरे बुजुर्ग को हैरानी हुई, फिर उसने तीसरे बुजुर्ग की तरफ देखा। तीसरे एल्डर ने एक पल सोचा और फिर थोड़ा सिर हिलाया। यह देखकर झाओ फेंग बहुत खुश हुआ। यह जूनियर आइस क्लैन के साथ ओरिजिन ट्री हार्ट लिक्विड की 10 बूंदें बदलने को तैयार है। मैं तीनों सीनियर्स से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे मेरी रिक्वेस्ट मान लें। आप किस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं? आपने मेरे आइस क्लैन के लिए बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए हम आपको 9 नेदर वाटर देंगे। दूसरे एल्डर ने अपनी आस्तीन ऊपर करके कहा। धन्यवाद तीनों बुजुर्गों, झाओ फेंग ने जल्दी से कहा। उसकी आवाज चिंता से भरी थी, जैसे उसे डर था कि दूसरा एल्डर अपना मन बदल लेगा। देख रहे 3 लोग चुपचाप हंस पड़े। आधे दिन बाद 9 नेदर वाटर मिल गया और अमर खजाने फायर क्रो माउंटेन रिवर कॉल्ड्रॉन को ठीक करने के लिए जरूरी 3 दिव्य लेवल का सामान आखिरकार इकट्ठा हो गया। इसके साथ ही झाओ फेंग की आइस क्लैन की यात्रा पूरी तरह सफल मानी जा सकती है। जब मैं जा रहा था, झाओ फेंग निराश हो गया। साफ था कि उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि ट्रिप इतनी आसानी से हो जाएगी। धत तेरे की, सिर्फ इसलिए कि गोल्डन पाइथन और फ्रॉस्ट ड्रैगन ने गोली चलाई, आइस क्लैन का मेरे प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया। वे मेरी हर रिक्वेस्ट मानने को भी तैयार हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं गोल्डन पाइथन जितना भी अच्छा नहीं हूं?
मन में ये मिले जुले विचार लेकर झाओ फेंग ने वुड क्लैन के महान बुजुर्ग द्वारा छोड़े गए टेलीपोर्टेशन जेड ताबीज को कुचल दिया। 15 दिन हो चुके हैं और मुझे अभी भी नहीं पता कि वह बच्चा सफल हुआ है या नहीं। बुजुर्ग बहुत परेशान था, केबिन के सामने बेचैनी से बैठा था। आखिर में वह केबिन के सामने आगे पीछे टहलने लगा, बहुत चिड़चिड़ा लग रहा था। बस यह इसी समय हुआ। जैसे ही जगह की लहरें चमकी, झाओ फेंग उनके अंदर से बाहर निकला, ठीक उसी समय जब ग्रैंड एल्डर देख रहे थे। झाओ फेंग, बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर चमक आ गई। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? क्या तुम बाउंडलेस वाटर पाने में कामयाब रहे? परेशान फर्स्ट एल्डर को देखकर झाओ फेंग ने मजाक उड़ाया। फर्स्ट एल्डर, क्या आपको आइसलैंड के थर्ड एल्डर से कोई दुश्मनी है? अरे तुम्हें कैसे पता चला? बुजुर्ग ने सहजता से पूछा। झाओ फेंग का थोड़ा उदास चेहरा देखते ही उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, यह सब पुरानी